स्वः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित जी, अब अपना आप उद्बोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। और जो आज सवाल की पूछ वेबिनार में जो सवाल पूछ रहे थे कोई सब करें। जी सर, जी जी। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। इस में सबसे पहले आपके पास अपना DRC 3 होना चाहिए। तो या तो अगर आपके पास DRC 3 नंबर है तो उस नंबर से, वरना आप माई एप्लीकेशन में जाके इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट्स में यहाँ पर जिस डेट में आपने DRC 3 किया था वो डेट डालते हुए सर्च करेंगे तो आपके पास DRC 3 आ जाएगा। जब आपके पास DRC 3 नंबर आ जाए उसके बाद 3A के लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC 03 फॉर्म GST DRC 03A, इस पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो DRC 3 आपने किया था उसका नंबर डालना है। जैसे आप सर्च करोगे उसकी वो डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। अगर ये DRC आपने अदर्स में किया है या वॉलंटरी किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। और उसके अलावा अगर आपने SCN के थ्रू या किसी और अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए DRC किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर नहीं आएगी। उसमें कुछ पोर्टल की एरर है, या यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये, अंडर वॉलंटरी पेमेंट एंड अदर्स कैटेगरी ऑफ कॉज ऑफ पेमेंट अलोन सेल बी एलिजिबल फॉर ऑफसेट। बाकी अगर किसी और कैटेगरी में DRC हुआ हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फिर आपकी जो डिमांड्स हैं उस डिमांड को सिलेक्ट करेंगे। डिमांड नंबर आते ही यहाँ पर जो जो भी आपकी डिमांड है वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितना आपने उसके अगेंस्ट जमा किया होगा उस जब ये यहाँ पर आएगा उसके बाद ही फिर ये ऑप्शन अवेलेबल होगा एडजस्टमेंट का। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिमांड से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई अपना एक लेटर लगाना चाहें तो उस लेटर को आप PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। और ये सारी अंडरटेकिंग पर टिक करते हुए आप इसे फाइल करेंगे तो आपका 3A फाइल हो जाएगा। ठीक है सर। अगर हम SMT 10 के अगेंस्ट DRC को ठीक करते हैं उसका क्या होगा? सर अभी वो नहीं हो पा रही है, इसके लिए लेटर लिखना पड़ेगा शायद। इसमें कुछ कमी रह गई 33A में। इन्होंने किस वजह से उस चीज को नहीं एडजस्ट करने के लिए रखा, तो कुछ ना कुछ पॉइंट है उसमें। काफी सारे DRC 3 ऐसी हैं जो नोटिस के अगेंस्ट किए हुए या मिसमैच के अगेंस्ट में किए हुए हैं, तो उनका बेनिफिट हमें ऑर्डर्स में नहीं मिला हुआ है। और वहां पर इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है, किस तरीके से इसे एडजस्ट किया जाए। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर के आज इंट्रोडक्शन के लिए श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, कि आज हमारे सर बहुत दूर से पधारे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। सर के बारे में छोटा सा परिचय, क्योंकि कोई भी से मतलब सर के बारे में परिचित नहीं होगा। सब अनभिज्ञ हैं आज जितने भी बैठे हैं क्लास के अंदर। शैलेश भाई, यस सर। सर का थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर मुझे एक आधा मिनट का टाइम दीजिए, बस एक आधा मिनट बस। एक सॉफ्टवेयर बंद कर दूं बस मैं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। सर जी सर। आज पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मिल गया।
चारों दिशाएं मिली हुई हैं आज वेबिनार में। हम्म। चारों तरफ के लोग हैं, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ के, बोलो तो इंडिया कवर हो हाँ, रहा है। इसीलिए मैंने आपको विशाल सर के आ जाने से जो साउथ हाँ, साउथ थोड़ा सा बचा हुआ था वो अभी आज कवर हो गया। वो भी अब आगे जुड़ता जाएगा आपकी समुद्र के साथ। ये मेरा भाग्य है सर कि मैं हमारा इस सौभाग्य है, शिष्य के आपका साथ। नहीं, हमारा सौभाग्य है। सरस्वती नहीं पुत्र नहीं, हमारे हमें सामने बैठे हुए हैं। हमारा भाग्य है कि आपने हमें मौका दिया नहीं सर, कि हम हम आपके लोग, इसमें। गॉडेस सरस्वती इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, इज ब्लेसिंग अस। सर इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस एंड इट्स अ मैटर ऑफ जो वर्ड्स में है नहीं जब इतना आपकी तारीफ करने के लिए कि पता नहीं कोई अच्छा कर्म किए होंगे साहब जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है आज। आज सेम इसी मेरा है सर, अच्छा कर्म किया होगा तभी मैं आपके एसोसिएशन के साथ अभी जुड़ा हूँ। नहीं, आज देखिए ये बात बोलने के लिए हर शैलेश सर ने आधा मिनट का समय लिया, उसका भी मैंने उपयोग किया पूरा। जी सर सभी को नमस्कार। और अभी जो हमारे बीच में आज आदरणीय श्री विशाल वी जैन जी जो आए हैं, आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चेन्नई से आए हैं। और जैसा कि अजय बोथा जी ने कहा कि आज चारों दिशाओं से लोग यहाँ उपलब्ध हैं, तो वाकई में जो आज हमारे पैन इंडिया का जो हमारा सोचना था तो वो आज पूरा हुआ है। और ये हम देख रहे हैं कि अभी तक साउथ से कोई भी हमारे यहाँ बीच में बोलने वाला नहीं आया था। उड़ीसा से आ चुका था, राजस्थान से आ चुका था, जम्मू कश्मीर से भी हमारे यहाँ बोलने वाले आ चुके थे। सिर्फ साउथ बचा हुआ था। साउथ से आज श्री विशाल जी आज हमारे बीच में हैं। आज वो हमारे वेबिनार में उपस्थित है। इनका उनके लिए हम सबका स्वागत करते हैं। आपका आज परिचय मैं देने जा रहा हूँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर हैं। 2010 से में आपने डीजी वेस्टर्न कॉलेज चेन्नई से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। आप 2012 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका जो मुख्य कार्यालय है वो है पुष्पाकरम चेन्नई। उन आपका जो मुख्य रूप से जो कार्य क्षेत्र है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ऑडिट, असाइनमेंट और सर्टिफिकेट एंगेजमेंट आपके इस कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित जीएसटी पर ट्रेनर हैं। आपने विभिन्न मंचों पर सेवा कर बिक्री का TNVT यानी तमिलनाडु वेट और जीएसटी पर प्रस्तुतियां दी है। आपने NACIAN यानी नासिल, TNST, SGST स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी है। ICAI CP स्टडी सर्कल और ACA चेन्नई में आपने अपने लोगों को प्रशिक्षित किया है, प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षित किया है, उन्हें उनके प्रश्नों का जवाब दिया है। आपने 5 वर्षों के लिए वित्त विधेयक में संशोधन के नाम से किताब हुई थी, छपी है, उस पर आपने सह लेखन भी किया, यानी को ऑथर भी आप उसके हैं। 2020 में बैंक ऑडिट पर एक पुस्तक भी आई थी, उस पर भी आपने को ऑथर रहे उसके। आप कई सामाजिक गतिविधियां करते हैं और मित्र सेवा फाउंडेशन आपका एक ट्रस्ट है, उसके आप ट्रस्टी भी हैं। ये तो था आपका परिचय। और आज हमारे परम सौभाग्य है कि आज चेन्नई से बस थोड़ा सा दूर और बचता है, उसके बाद साउथ खत्म हो जाता है, यानी भारत का खत्म कोना आगे आ जाता है। तो आज स्वागत है हमारा जैन साहब आपका। और आप जिस तरह से हंसते हुए दिख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज बहुत मजा आने वाला है आपका सुन के। तो आप अपना उद्घोषण शुरू करिए, आदरणीय जैन साहब। प्लीज सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। गुड इवनिंग। और मैं फर्स्ट तो हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके बीच में सेक्शन 128A के बारे में कुछ चर्चा कर सकता हूँ। ये मेरा जो डिस्कशन रहेगा, और दिस डिस्कशन, एक सेकेंड मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी सर आ रहा है। या ओके। लीगल तो सेक्शन 128A जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है अपने जीएसटी लॉ में, CGST एक्ट में, तो उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट 1 आवर। एंड मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग भी इसमें शामिल रहो, और जहाँ पे भी कहीं पे भी अपने को डाउट लगे या कोई क्लैरिफिकेशन हो या मेरे को कोई अपडेट देना हो तो आप प्लीज कुछ अपडेट दीजिए, सो दैट अपन इस पे बातचीत कर सकते हैं। सो विल जस्ट प्रोसीड फर्स्ट कि सेक्शन 128A आया कैसे।
पहले तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसका अनाउंसमेंट हुआ था जो 22 जून को आया था, और उसके बाद आया था फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल आया था बजट में, जो सेकेंड बजट सेशन था, तो वो 23 जुलाई को आया। उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन 17/2024 के दायरे में इस पर्टिकुलर फाइनेंस बिल को अप्रूव किया था, तो फाइनेंस बिल अप्रूव ऑफ फाइनेंस एक्ट में, और ये जो सेक्शन है 128A, इसका इफेक्टिव डेट आया 1 नवंबर 2024। उसके बाद आया नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 जो इफेक्टिव है, जो डेटेड है 8 अक्टूबर, जिसमें रूल 164 नोटिफाई हुआ था। ओके, और उसके बाद अभी रिसेंटली आया है सर्कुलर 238, 15 अक्टूबर को आया है, जिसने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए 128A किसको अप्लाई भाई। अब एक रिसेंट अपडेट है जो कल आया है, कल एक एडवाइजरी आया है कि आप अर्जेंट मत करो, आपको फॉर्म्स मिलेंगे, SPL 01 SPL 02 फॉर्म्स मिलेंगे, बट वो फॉर्म्स मिलते मिलते आपको जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक हो जाएगा। तो जो भी प्रोसेस अपने को स्टार्ट करना है फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 128A, दैट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम जनवरी, ओनली फ्रॉम जनवरी। तो अपन टाइमलाइंस भी बात करेंगे, लेट अस मूव फर्दर। So agenda of today's meeting will be, I will first discuss section 128A, then we'll move on to rule 164, and then the circular 238, and then if there is any queries left, we will take the question and answer session. ये एक फेमस कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, that in this world nothing can be said to be certain except death and taxes। मतलब मरण और टैक्स, तो अगर आपका जन्म हुआ है तो मरण भी होगा और टैक्सेस भी भरना ही होगा। नेक्स्ट, so what is this section 128A? ये बैच सेक्शन है। इस सेक्शन में 3-4 चीजें हैं जो अपने को नोट करनी है। फर्स्ट इज नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज बोले तो अगर कोई भी दूसरा सेक्शन में कॉन्ट्ररी नहीं है तो ये सेक्शन प्रिवेल करेगा। So 128A starts with notwithstanding clause, and it says that where any amount of tax is payable by a person who is chargeable with tax, any taxpayer who is having any demand of tax, and that tax is payable, that tax can be payable by 3 methods. It may be by way of a show cause notice issued under section 73। दो शो कॉज नोटिस के सेक्शन है, एक है सेक्शन 73, सेकंड है सेक्शन 74। 73 नॉन फ्रॉड केस है, 74 फ्रॉड केस है, सिंपल भाषा में। तो 73 के अंदर जो शो कॉज नोटिस इश्यू हुए हैं या 73(3) के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट इश्यू हुआ है, तो ये दोनों नोटिस या स्टेटमेंट अगर है और इसका अगर कोई टैक्स आ रहा है और अगर आप वो टैक्स भर दोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी का वेवर मिलेगा। सेकेंड, बी क्लॉज में आ रहा हूं, वेयर ऑर्डर इज पास्ड अंडर 73(9), मतलब ये जो शो कॉज नोटिस की बात हुई अपनी 73(1) में, उस शो कॉज नोटिस का अगर ऑर्डर पास हो गया है, जो अपन बोलते हैं DRC 07, अगर DRC 07 पास हो गया है और अपील का ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, अपील का ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है, तो वो वाले केस भी 128A में आप लेके आ सकते हो। थर्ड है, आपका अपील का ऑर्डर पास हो गया बट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास नहीं हुआ, अभी ट्राइब्यूनल तो अभी तक फॉर्म हुआ ही नहीं है, तो ये सबसेक्शन C क्यों लेके आया मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, बट मे बी इन अ फ्यूचर डेट, मे बी 2 साल के बाद 3 साल के बाद अगर यही वेवर अगर 2 या 3 साल के लिए एक्सटेंड करना है, जैसे अभी ये वेवर है सिर्फ 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए, अगर यही सेक्शन 20, 21 और 21, 22 में अगर उनको अमेंड करना है तो फाइनेंस बिल में ये सेक्शन में वो साल से बढ़ा देंगे। सो मे बी द ट्राइब्यूनल will be used only after that. As on today, there is no tribunal setup also. So if there is any appeal order which is passed, but the tribunal order is not yet passed, वो केस भी आप 128A के अंदर लेके आ सकते हैं। अब ये तीनों जो अपने डिस्कस किया है, शो कॉज नोटिस और ऑर्डर अंडर 73 और अपील ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर है इसका अगर साल 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 का है तो आप इस सेक्शन के अंदर लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू मेक द फुल टैक्स पेमेंट बिफोर 31 मार्च 2025। तो इन्होंने जो सेक्शन में लिखा है ना, एज मे बी नोटिफाइड,
तो वो नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि पेमेंट ऑफ टैक्स हैज टू बी मेड बिफोर 31 मार्च 2025। और एक बार आप टैक्स अगर पे कर देते हो और इस रूल के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो और उस एप्लीकेशन का आपको अप्रूवल ऑर्डर मिल जाता है, तो ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर नोटिस और ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। मतलब ऑर्डर DRC 07 चेंज नहीं होगा, आपको एक नया ऑर्डर मिलेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 128A में, और उस ऑर्डर मिलने से जो भी पुराना ऑर्डर है आपका 73(9) में, वो आपका कंक्लूड हो जाएगा। So any doubts with regards to this particular section, or shall we move forward? No doubt. Hello. Yeah, we'll move forward. Thank you. अब इसमें तीन इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ भी चीज है तो गवर्नमेंट आसानी से तो कुछ भी देगी नहीं। So there are proviso clause. There are proviso clause to this particular section 128 subsection 1. First proviso clause क्या बोलता है? अगर आपका कोई नोटिस 74 में इशूड है, तो पहली बात तो ये जो सेक्शन 128 है, 128A, if there is any notice which is issued under section 74, मतलब फ्रॉड केस, मान के चलो 17-18 का टाइमलाइन क्या था अपने को शो कॉज नोटिस 73 में? एनीवन? शो कॉज नोटिस अंडर 73(1) for 17-18, the time limit was 30th September 2023, 30th September 23, और ऑर्डर पास करने का टाइम था 31st December 23। और यही चीज अगर 17-18 में, यस सर जी, आप कुछ बोल रहे थे? 31 दिसंबर 2023 में था, 2017। करेक्ट। 31st December 2023 is the date of passing order. जी जी Therefore, show cause notice has to be issued 3 months prior, which is 30th September 2023. जी। Now, अब 73 में ऑफिसर ने नोटिस देना भूल गया। अभी क्या कर रहे हैं ऑफिसर? अगर 73 में भूल गए तो 74 में नोटिस दे देते हैं, which is fraud case. अब 74 में जो 17-18 का नोटिस देने का टाइम था वो था 4 अगस्त 2024, 4 अगस्त 2024। अभी ये जो सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस जो आया है, इसमें तो कंपलसरी आपको अगर डिमांड आ गया तो इंटरेस्ट पेनल्टी कंपलसरी आएगा। और ऐसे कोई ऑर्डर अगर आया आपको तो आप 128A के अंदर वेवर स्कीम में नहीं आ सकते हो, मतलब आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर 74 नोटिस के लिए नहीं देगी। बट अगर उस 74 नोटिस को आप चैलेंज करते हो ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज नॉट अ फ्रॉड केस, इट इज नॉट अ फ्रॉड केस, और अपीलेट अथॉरिटी इस 74 नोटिस को 73 में एडजुडिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, सॉरी, अपीलेट अथॉरिटी इस 74 नोटिस को 73 में एडजुडिकेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है, तो वैसे वाले केस भी इसमें कवर होंगे। सो एनी नोटिस व्हिच इज इश्यूड अंडर सेक्शन 74 for which appeal or a tribunal or a high court में आपने अपील किया है, and that appellate authority has given instruction that this is not a fraud case, this is a non-fraud case, तो इसको 73 में लेना चाहिए। तो वैसे वाले नोटिसेस और वैसे वाले ऑर्डर भी इस 128A के लिए कंसिडर होगा, प्रोवाइडेड दैट। अभी इसमें एक क्वेरी आता है कि टाइम लिमिट क्या है, मुझे 1 नवंबर से पहले इसका ऑर्डर लेना चाहिए या नोटिस लेना चाहिए, या 1 नवंबर के बाद भी ले सकता हूं? सो टाइम लिमिट बहुत सिंपल है, आपका जो पेमेंट ऑफ टैक्स है, दैट पेमेंट ऑफ टैक्स शुड हैपन बिफोर 31 मार्च। एक एग्जांपल, अब जैसे मेरे को एक शो कॉज नोटिस आया 5 अगस्त 2024 को अंडर 74 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, और इस शो कॉज नोटिस को मैं हाई कोर्ट में मैंने रिट डाला है कि ये शो कॉज नोटिस इनवैलिड है, स्टेटिंग दैट इट इज नॉट अ फ्रॉड केस, therefore the adjudication should not happen. अब अगर हाई कोर्ट इसको क्वैश कर देती है कि ये 74 में वैलिड नहीं है, इसको 73 में एडजुडिकेट करना चाहिए, और 73 में तो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट भी चला गया, so therefore there will not be any order which will be passed in 73 also, therefore आपका कोई टैक्स भी नहीं होगा, ना टैक्स होगा, ना इंटरेस्ट होगा, ना पेनल्टी होगा। But if there is any situation wherein the date is extended, maybe for 1920 the date is extended, then if there is any notices which is again re-adjudicated under section 73, तो उसका जो नोटिस रहेगा या उसका जो ऑर्डर पास रहेगा, उसका टैक्स अमाउंट आपको 31 मार्च के पहले पे करना है,
और अगर आप 31 मार्च के पहले पे कर देते हो और उसके बाद आप वो SPL फॉर्म्स, स्पेशल फॉर्म्स जो है वो अगर आप फाइल कर लेते हो विद इन द टाइम लिमिट, जो मैं आपको आगे बोलूंगा टाइम लिमिट क्या है, then you are still eligible for waiver of interest and penalty. Shall we move forward with next proviso? जी सर। Yes. Next proviso clause. Provided further that the conclusion of the proceeding under this section. Okay. Sir, ये अगर क्या है, if there is any cross appeal which is filed by the department and you are still wanting to go under this section 128A for waiver of interest and penalty, then अगर वो क्रॉस अपील में जो अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल या कोर्ट है अगर उस डिमांड को एनहांस कर देती है, तो आप एनहांस्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आपको 3 महीने के अंदर जमा कराना है फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर। जैसे आपका एक ऑलरेडी एक शोकॉज नोटिस एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में समझ लो आपका 2 लाख का डिमांड है, वो 2 लाख के डिमांड के अगेंस्ट क्रॉस अपील हुआ है बाय द डिपार्टमेंट, उस 2 लाख रुपए के अगेंस्ट आप 128A में जा रहे हो, 2 लाख रुपए भर रहे हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल गया है। बट जब क्रॉस अपील हुआ है और क्रॉस अपील में अपीलेट अथॉरिटी इस 2 लाख को 2,20,000 रुपए कर देता है, 2,20,000, then the additional 20,000 should also be paid within 3 months from the date of the order of 220. अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको जो 128A में वेवर मिला है जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का, वो नल और वॉइड हो जाएगा, और नल और वॉइड होने के कारण आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा। आदित्य, हेलो, यस, सो शैल वी मूव फॉर द नेक्स्ट थर्ड प्रोविसो क्लॉज। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविसो क्लॉज है। ये प्रोविसो क्लॉज ये बोलता है अगर आपने कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑलरेडी भर दिया है तो आपको इस सेक्शन में कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी रिफंड ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी विच इज ऑलरेडी बीइंग पेड। अभी ऑलरेडी बीइंग पेड में या तो आपने वॉलंटरी भरा है ये नोटिफिकेशन आने से पहले, या ये 53rd GST काउंसिल मीटिंग के पहले भर दिया है तो भी नहीं मिलेगा। और अगर अभी डिपार्टमेंट ने रिकवरी कर दिया है, ये नोटिफिकेशन तो बहुत अक्टूबर में आया, जून में अनाउंसमेंट आ गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने पड़े थे डिपार्टमेंट के पास, और डिपार्टमेंट ने अगर कोई रिकवरी कर लिया और बैंक से पैसा ले लिया है ऑन अकाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑन अकाउंट ऑफ दिस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, देन नो रिफंड कैन बी अवेल्ड। जो एक बार पैसा चला गया, जो चला गया, वापस रिफंड नहीं ले सकते हैं। यस, अभी अपन सिर्फ एक नॉर्मल केस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें 128A के अंदर अलाउ होगा। फर्स्ट इज शो कॉज नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 73 बट ऑर्डर इज पेंडिंग टू बी पास्ड, जो अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 73 में शो कॉज नोटिस फॉर 1718, 1819 और 1920 तीनों का टाइम लिमिट खत्म हो गया ऑर्डर पास होने का। बट जब ये 53rd GST काउंसिल मीटिंग आया था तब 1920 का ऑर्डर बाकी था, बट अभी जब नोटिफिकेशन आया तब 1920 का ऑर्डर भी पास हो गया अंडर सेक्शन 73। सो देखो फर्स्ट केस तो बैड मिनिमम चांस है, वो तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट सेकंड केस, जहां पे आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ, आपने रिप्लाई भी किया या रिप्लाई नहीं भी किया, आपको ऑर्डर आ गया, अभी इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल नहीं की, अपील का टाइम लिमिट है 3 मंथ्स और कंडोनेशन का 1 मंथ, 4 मंथ्स है, तो आपने अपील भी फाइल नहीं किया है, so order is passed under section 73 but appeal not filed. Third, order is passed, appeal is also filed और अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ, अपील का आपका हियरिंग भी हो गया बट अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ। थर्ड केस। फोर्थ केस, आपको ऑर्डर आया, अपील आपने फाइल कर दिया, आपको APL 02 एक्नॉलेजमेंट मिल गया, बट अभी तक हियरिंग नहीं हुई या अभी तक उसने ऑर्डर पास नहीं किया। अब ये चारों केस में क्या 128A लागू होता है? Yes, anyone? Just a second, just a second. I had minimized it. सर कुछ कह रहे हैं यस। Okay, मुझे चैट भी देखना पड़ेगा। जी सर, चैट भी देखना पड़ेगा। दीपक शर्मा कह रहे हैं यस। Yes. So in all these cases, section 128A will be allowed. हर केस में 128A आपको अलाउ कर दिया जाएगा। Next, what are the other subsections in this 128?
128A में जो अदर सबसेक्शन है वो बात करते हैं। ये एक्सक्लूशन है। अभी तक अपन ने जो बात किया इंक्लूशन, मतलब कौन से नोटिस, कौन से ऑर्डर इस 128A वेवर के अंदर आ सकते हैं। अब जो बात कर रहे हैं वो अपन करेंगे क्या क्या नोटिस या क्या क्या ऑर्डर है जो 128A के अंदर नहीं आ सकते। उसमें फर्स्ट है, अगर आपने एरोनियस रिफंड दिया है और उस एरोनियस रिफंड का कोई शोकॉज नोटिस 73 में है, जनरली आएगा नहीं 73 में क्योंकि एरोनियस रिफंड का 74 ही इश्यू करते हैं, बट अगर गलती से ऑफिसर ने 73 इश्यू कर दिया है तो वो एरोनियस रिफंड का मैटर 128A में कवर नहीं होगा। सेकेंड, अगर आपने अपील फाइल किया है या ट्राइब्यूनल में फाइल किया है या हाई कोर्ट में फाइल किया है और अगर वो केस आप विड्रॉ नहीं करते हो तो आप 128A के अंदर नहीं आ सकते हो। थर्ड, अगर आपने जो 128A के अंदर जो ऑर्डर आप 128A के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हो और वो अप्लाई करने के बाद आप वापस री अपील नहीं कर सकते हो। जैसे समझ लो मेरे पास एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में 128A में वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी स्कीम में जा रहा हूँ, अमनेस्टी स्कीम में जा रहा हूँ। अब ये स्कीम में जाने के बाद मैं वापस नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे अपील करना है, वापस अपीलेट अथॉरिटी पे या ट्राइब्यूनल में अपील करना है, तो वो ऑर्डर मैं वापस री अपील नहीं कर सकता हूँ। सो दीज आर द एक्सक्लूजन्स टू सेक्शन 128A। नेक्स्ट, सो ये था सेक्शन 128A। नाउ वी विल गो इनटू रूल 164। रूल 164 बहुत सिंपल है। ओके, सो फर्स्ट इज वी नीड टू फाइल SPL 01 और SPL 02, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म ही फाइल करना है। SPL 01 is for show cause notice issued but order is pending, मतलब DRC 07 ऑर्डर नहीं आया है तो मोस्ट केसेस में SPL 01 फॉर्म होगा। आज के तारीख में SPL 0 फॉर्म कुछ यूज नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको पहले बता दिया है 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों का ऑर्डर पास हो चुका है ऑलरेडी, टाइम लिमिट चला गया है फॉर द ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20। सो अपने को यूज होगा वो फॉर्म होगा SPL 02। अब आपको SPL 02 अप्लाई करना है। SPL 02 has to be applied within 3 months from the date which is notified under section 128A। अब 128A के अंदर क्या डेट नोटिफाई हुआ है सर? एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई एम सॉरी। या सॉरी, 128A के अंदर क्या डेट नोटिफाई हुआ है सर? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर और रिप्लाई। जिनको पता है साथियों चैट बॉक्स में जवाब लिख दीजिए। एनीवन? दैट इज 1 नवंबर और 31 मार्च। मैंने दो क्वेश्चन भी दे दिया, दो ऑप्शंस भी दे दिया है, whether it is 1st of November or 31st of March. So 1st of November is the अंकित जी 31st March. Amit Kandewal ji, wonderful sir. It is 31st March 2025. Perfect sir, perfect. So 1st November 2024 is the date when the section is notified. बट उस सेक्शन के अंदर जो पेमेंट का डेट नोटिफाई करना था वो पेमेंट का डेट है 31 मार्च 2025। Therefore आपको SPL 02 फॉर्म 3 months फ्रॉम 31 मार्च 25 के अंदर आपको फाइल करना है, मतलब जून 2025 के अंदर फाइल करना है। आप आज भी कर सकते हो बट आज पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है, तो इन्होंने कल एडवाइजरी दिया है कि जो SPL 01 फॉर्म्स या 02 फॉर्म्स है वो जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में पोर्टल में आएंगे। तो जैसे ही जनवरी में आता है आप आपका जो भी टैक्स है वो टैक्स पे कर सकते हो। सॉरी एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, तो कल जो एडवाइजरी आया था उस एडवाइजरी में दो चीजें थे। वन इज द फॉर्म्स SPL 01 and SPL 02 which will come in the website in first or second week of January। सेकेंड था, अगर आपका कोई डिमांड ऑलरेडी है और आपका ऑफिसर अगर आपको फोन कर रहा है रिकवरी के लिए या परेशान कर रहा है पेमेंट के लिए, तो आप पेमेंट अभी भी कर सकते हो। तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड करके एक ऑप्शन है आपके पास, उस ऑप्शन में जाके आप टैक्स अमाउंट से पे कर सकते हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी आप बाकी रखिए, और जब भी ये फॉर्म SPL 01 आएगा तब आप SPL 02 फॉर्म में आप अप्लाई करो और वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का डिमांड रहेगा, उसके अगेंस्ट आपने टैक्स भर दिया होगा,
उस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर का आपको पीडीएफ अटैच करना है एंड द फॉर्म कैन बी फाइल्ड। तो कल 2 एडवाइजरी आई थी, वेबसाइट में आई थी, देयर इज नो सर्कुलर और देयर इज नो प्रेस रिलीज, वेबसाइट में एडवाइजरी आया था, बट इट कैन बी वेल टेकन। नेक्स्ट, तो अपन एसपीएल 01 या 02 फॉर्म फाइल करेंगे। फॉर दैट द टाइम लिमिट इज 3 मंथ्स। वो फाइल करने के बाद ऑफिसर के पास टाइम है 3 महीने तक नोटिस देने के लिए। अगर ऑफिसर को लगता है कि ये आपने जो फॉर्म फाइल किया उसमें अटैचमेंट बराबर नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्स बराबर अटैच नहीं किए, या आपने पेमेंट नहीं किया है, या ऑफिसर को अगर और कोई भी कुछ सवाल है, तो वो ऑफिसर आपको नोटिस दे सकता है इन फॉर्म एसपीएल 03। उसके लिए 3 महीने टाइम है। एक बार वो एसपीएल 03 में नोटिस दे देता है, उसके बाद आपको एसपीएल 04 में विद इन 1 मंथ यू हैव टू रिप्लाई। सो आपके पास रिप्लाई करने का टाइम 1 महीना है। रिप्लाई करने के बाद अगर ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है और मान जाता है, तो एसपीएल 05 पास करेगा, विच इज ऑर्डर फॉर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। वंस दिस ऑर्डर इज पास्ड, एक सेकेंड ना, मैं नेक्स्ट स्क्रीन चले जाता हूँ। या वंस दिस ऑर्डर इज पास्ड, तो अब ये ऑर्डर 2 सिचुएशन में पास होगी, एक तो शोकॉज नोटिस स्टेज में और एक है डीआरसी 07 ऑर्डर के स्टेज में। अगर शोकॉज नोटिस के स्टेज में ये ऑर्डर पास हो रहा है, तो ऑफिसर को वापस डीआरसी 07 देने की जरूरत नहीं है। अपने केस में अभी अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज सबके केस में अप्लीकेबल नहीं है अभी। नेक्स्ट जो है, अगर आपने एसपीएल 02 फॉर्म फाइल किया और ऑफिसर एसपीएल 05 फॉर्म दे रहा है एक्सेप्टिंग योर वेवर एप्लीकेशन, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेशन, तो ये जो एसपीएल 05 है, ये डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी डेबिट होके बैलेंस 0 हो जाएगा। तो मतलब जो पुराना डीआरसी 07 है वो मॉडिफाई नहीं होगा। द ऑर्डर व्हिच इज ऑलरेडी पास्ड विल नॉट गेट मॉडिफाइड। It is only that in the electronic liability ledger, the liability will get waived off. The liability will get reduced to 0. तो SPL 05 पास होगा। अब समझ लो SPL 05 ऑर्डर फॉर एक्सेप्टिंग है। अगर ऑफिसर बोलता है कि नहीं, मैं आपका जो है स्टैंड वो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो ऑफिसर बाद में पास करेगा SPL 07। SPL 07 होगा ऑर्डर फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। अब ऑफिसर, मतलब आपने अप्लाई किया, अब ऑफिसर क्यों रिजेक्ट करेगा, क्या रीजन है? रीजन ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कोई एरोनियस रिफंड का टॉपिक हो, या आपने टैक्स बराबर पे नहीं किया हो, या आपने टैक्स 31 मार्च के बाद पे किया हो, या आपने जो कैलकुलेट किया वो कैलकुलेशन बराबर नहीं किया। मतलब कैलकुलेशन जहाँ पे 16.4 का डिसअलाउंस है, वो कैलकुलेशन भी आ सकता है। आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दैट 16.4 आल्सो। तो वो कैलकुलेशन बराबर नहीं है, तो उस केसेस में ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। अगर ऑफिसर रिजेक्ट कर रहा है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील जा सकते हो। और अगर आप अपील जा रहे हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी में, और अपीलेट अथॉरिटी मान जाता है, तो एसपीएल 06 पास करेगा एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन। और अगर वो मानता नहीं है, तो वो भी ये अपील को डिसमिस करेगा, और उस अपील के अगेंस्ट बाद में अपने को एक एसपीएल 08 फाइल करना है, अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट मेरे को पुराना जो ऑर्डर आया था उसका मैंने अपील फाइल किया, अपील मैंने विड्रॉ किया फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल फॉर्म्स। अब आप अगर स्पेशल फॉर्म्स आप मुझे डिनाई कर रहे हो, तो मेरे को अपील वापस रिस्टोर करो। तो एसपीएल 08 इज द फॉर्म फॉर गेटिंग योर अपील रिस्टोर। जो आपने पुराना अपील फाइल किया है उसको रिस्टोर करने के लिए फॉर्म है एसपीएल 08। आई थिंक सो फॉर्म्स आर प्रीटी क्लियर। फॉर्म्स में कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं लग रही है मुझे। नेक्स्ट, इस रूल में भी 3 सब रूल है, मतलब सब रूल तो 10-11 सब रूल है, बट ये 3 सब रूल है जहाँ पे थोड़ी चीजें क्लैरिफाई हो रही है, which are there in the section also. So first is, अगर आपके इस 128A में 4 टॉपिक्स है, मतलब सॉरी आपका DRC 07 में 4 टॉपिक्स है, एक 2A 3B है, और एक आपका एरोनियस रिफंड है, एक आरसीएम लायबिलिटी है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग है, एक एग्जांपल। इस 4 टॉपिक में आपको चारों का टैक्स पे करना है, और जो एरोनियस रिफंड है उसका आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा। तो आपको चारों का फुल टैक्स जो डिमांडेड है वो चारों का भरना है। एरोनियस, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे एरोनियस रिफंड के अगेंस्ट सिर्फ अपील जाना है, बाकी 3 आप एक्सेप्ट करो, वो पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू वांट टू गो फॉर दिस वेवर, इट हैज टू बी फुल, मतलब पूरा नोटिस होगा या पूरा ऑर्डर होगा। पार्शियल नोटिस पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, अगर आपके शोकॉज नोटिस मल्टीपल ईयर्स के हैं, जैसे समझ लो 1920, 2021, 2122 एग्जांपल,
तो 3 साल का शोकॉज नोटिस है 1920, 2021 एंड 21-22। और अगर आपको इस वेवर स्कीम में जाना है तो आपको 1920, 2021, 21-22 तीनों साल का टैक्स भरना है, बट आपको इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी वेवर सिर्फ 1920 का मिलेगा। सो इट मे बी आइदर इन द शोकॉज नोटिस स्टेज और इन द ऑर्डर स्टेज ऑल्सो। तो अगर आपका ऐसे एरोनियस रिफंड है कोई सब्जेक्ट मैटर या आपका मल्टीपल पीरियड्स है, तब भी आपको फुल टैक्स अमाउंट आपको पे करना है। थर्ड, अगर आपका कोई ऑर्डर है, उस ऑर्डर में समझ लो मैंने आपको बोला था जैसे 2A3 में डिफरेंस है, आरसीएम का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस है ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 16(4). 16(4) क्या है? टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी इज, अगर अपन पुराना सेक्शन पढ़े तो सेक्शन 16(4) पुराना, देन ड्यू डेट ऑफ सितंबर व्हिच इज 20th ऑफ अक्टूबर। तो 20th ऑफ अक्टूबर ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर में आपको आईटीसी क्लेम कर देना चाहिए था। अगर समझ लो आपके पास कोई पुराने साल का 17, 18, 18, 19 और 19-20 का कोई ऑर्डर है जहां पे आपका 16(4) डिसअलाउ हुआ और अभी वो पॉइंट सेक्शन 16(5) के थ्रू अलाउ हो रहा है। सेक्शन 16(5) इज दे हैव चेंज्ड द ड्यू डेट ऑफ 16(4) फॉर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, 4 साल के लिए। फॉर ऑल द 4 years द ड्यू डेट इज 30th नवंबर 2021। तो मतलब 17-18 का मैं इनपुट नवंबर 2021 तक ले सकता हूँ, 18-19 का इनपुट नवंबर 2021 तक ले सकता हूँ, 19-20 का इनपुट नवंबर 2021 तक ले सकता हूँ। और मेरे पास अगर कोई डिमांड ऑर्डर है DRC 07 है जिसमें ये पर्टिकुलर इनपुट इन्होंने डिसअलाउ कर दिया है, तो जब मैं 128A का एप्लीकेशन फाइल करूंगा तब मेरे को ये अमाउंट का टैक्स नहीं भरना है। सो मेरे 4 पॉइंट थे, उस 4 पॉइंट में से 16(4) का पॉइंट हटा दूंगा, बैलेंस 3 पॉइंट का टैक्स मुझे भरना है। Am I clear? नेक्स्ट, सेक्शन 16(6). 16(6) क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कुछ भी रीजन से या सस्पेंड करके कैंसिल कर दिया है, तो कैंसिलेशन पीरियड में सामने वाला टैक्स पेयर रिटर्न फाइलिंग कर नहीं सकता है। और रिटर्न फाइलिंग कर नहीं सकता है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। सो इफ द कैंसिलेशन पीरियड फॉल्स इन बिटवीन सेक्शन 16(4), cancellation period falls in between section 16(4), then that time limit will be extended to 30 days after the date of restoration. 30 days after the date of restoration. एक एग्जांपल बोलता हूं, जैसा आपका 1920 है, 1920 का आईटीसी था और टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया मार्च 2020 में। तो मार्च 2020 का इनपुट उसने लिया नहीं और उसका रिस्टोरेशन हुआ समझ लो जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में जीएसटी नंबर रिस्टोर हुआ। तो जनवरी 2021 से 30 डेज के अंदर अगर वो पुराने रिटर्न फाइल कर देता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी रिटर्न फाइल कर देता है और वो इनपुट अगर क्लेम कर देता है, तो सेक्शन 16(6) जो नया सेक्शन है वो उस आईटीसी को अलाउ करता है। पुराना जो सेक्शन है सेक्शन 16(4) वो ब्लॉक करता था, वो इस आईटीसी को अलाउ नहीं करता था। तो अगर आपके कोई सब्जेक्ट मैटर में कोई भी ऑर्डर में सेक्शन 16(5) या 16(6) है, then those two amount need not be paid, आपको भरने की जरूरत नहीं है। वो अमाउंट आप हटा के बैलेंस जो अमाउंट है वो सिर्फ आप भर के ये सेक्शन 128 में ए में आप एप्लीकेशन दे सकते हो। So what are the documents which are required? रूल्स में लिखा हुआ जो SPL 01 और 02 फॉर्म्स है that has to be filed within 3 months। और अगर आपका कोई 74 से 73 टर्न आउट हो गया केस, तो उसके लिए टाइम लिमिट है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। उसके लिए टाइम लिमिट सिर्फ 6 months है, बैलेंस के लिए 3 months है। और इस फॉर्म के साथ अगर आपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया है, ट्राइब्यूनल गए हो या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन गए हो या एसएलपी गए हो, स्पेशल रिट पिटीशन गए हो, तो उस पर्टिकुलर रिट ऑर्डर या रिट केस या एसएलपी का केस का विड्रॉल लेटर या अपील का विड्रॉल लेटर आपको साथ में अटैच करना है। उसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में जो आपने टैक्स पे कर दिया है वो भी आपको साथ में अटैच करना है। अब इसी के लिए आपके जो प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने बहुत खूब से दिखाया था पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके कि अगर आपके कोई ऑर्डर पास है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने DRC 03 पे किया, DRC 03 इज वॉलंटरी पेमेंट चलान, तो आपका लायबिलिटी लेजर तो एडजस्ट नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली जस्ट 5 दिन पहले DRC 03A नया आ गया है वेबसाइट में। ये नोटिफाइड तो हुआ 3 महीने पहले, बट वेबसाइट में अभी आया है, wherein the DRC 03 can be adjusted with the liability ledger by way of DRC 03A। तो आप DRC 03A पहले फाइल करो, लायबिलिटी लेजर में टैक्स एडजस्ट करो
उस टैक्स एडजस्ट करने के बाद आप फॉर्म SPL 02 फाइल करना है आपको। आर यू क्लियर विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? Shall we move on to the circular? This will be the last part of this particular session. तो सर्कुलर में नहीं करते भी करीबन 15 FAQs है, 15 FAQ जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। ओके, सो आई विल जस्ट गो ऑन थ्रू वन बाय वन, विल बी क्विक आल्सो, विल बी क्विक। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, लेट अस सपोज 17-18 का ऑर्डर है या 18-19 का ऑर्डर है, 18-19 का ऑर्डर पास हुआ था 30 अप्रैल 2024, उसका समझ लो आपने टैक्स पेमेंट कर दिया मई 2024 में, तो टैक्स सिर्फ पे कर दिया, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं किया है, और जून 2024 में तो आपको अनाउंसमेंट आ गया कि भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आएगा। सो नो, ऑर्डर इज आल्सो पास्ड एंड टैक्स इज आल्सो पेड। सो टैक्स इज पेड इवन बिफोर नोटिफाइंग सेक्शन 128A। तो इस केस में क्योंकि 128A तो नोटिफाई हुआ 1 नवंबर, तो इज इट रिक्वायर्ड दैट आपका जो टैक्स पेमेंट है वो 1 नवंबर से 31 मार्च के बीच में होना, वैसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? Anyone who is willing to answer? अंकित जी आप जवाब देंगे? ऑडियो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, कोई नहीं जवाब दे रहा? नहीं ऐसा देखो, ऐसे दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो मैनेजर समझा वो सब पूरा समझ गए, या मैनेजर समझ गए, मैंने जो अभी बोला है वो किसी को समझ में नहीं आया। So any of these two situation can only नहीं, happen. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हैंड रेज कर देना अपना। सर एक बार फिर क्वेश्चन बता दीजिए, मैं थोड़ा दूसरा फोन आ गया था बीच में। या तो क्वेश्चन ये है, अगर समझ लो आपके पास कोई ऑर्डर है, 18-19 का ऑर्डर है जो 30 अप्रैल का है, और आपने उसका टैक्स पे कर दिया 31 मई को। ये जो सेक्शन 128 है ये नोटिफाई हुआ 1 नवंबर को, तो आपने जो टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, वो केस के ऑर्डर भी आपको वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा? या आपको टैक्स जो है मिलेगा सर, मिलेगा, मिलेगा। 100% मिलेगा। यस, सो ये जो सेक्शन 128A है इसमें फ्रॉम और टू डेट नहीं है। जैसे आप अगर पुराने नोटिफिकेशंस देखोगे फॉर लेट फी वेवर, इंटरेस्ट वेवर या लेट फी वेवर, GSTR 3B का लेट फी वेवर देखोगे या GSTR 9 का लेट फी वेवर देखोगे, तो उसमें फ्रॉम और टू डेट था। जैसे आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आप GSTR 9 फाइल करोगे तो आपको लेट फी का वेवर मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है। इस केस में यही बोल रहा है कि टैक्स हैज टू बी पेड बिफोर 31 मार्च। सो आपने पहले भी भर दिया है या सेक्शन नोटिफाई होने के बाद भी भरा है चलेगा, बट आपको 31 मार्च के पहले भरना है, और 31 मार्च के पहले भर देते हो 31 मार्च 2025, तो आपको 128A का वेवर मिलेगा। नेक्स्ट, या एक सेकेंड, या whether amount recovered by the tax officer as tax due from any other person on behalf of the taxpayer. Okay, अगर समझ लो आपका असेसिंग ऑफिसर ने, आपने वॉलंटरी टैक्स पेमेंट नहीं किया, बट आपके असेसिंग ऑफिसर ने रिकवरी कर ली ये डिमांड के अगेंस्ट, और उस डिमांड के अगेंस्ट आपका टैक्स एडजस्ट कर दिया। ऑफिसर बहुत अच्छा है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर नहीं किया है, ऑफिसर ने सिर्फ टैक्स रिकवर किया है, तो आप इसको भी क्या आप टैक्स पेड मान सकते हो अंडर सेक्शन 128A? यस, यस, और शालिनी जी बोल रहे हैं यस। जी हाँ सर, सर मान यस सकते। यस, Yes, नेक्स्ट, ये सब तो थोड़े थोड़े सिंपल है, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। एक सेकेंड, आई एम जस्ट एडजस्टिंग। या थर्ड, अभी आ रहा है, अगर आपका कोई डिमांड है 17, 18, 18, 19 और 19, 20 का, और उस पर्टिकुलर डिमांड के अगेंस्ट ऑफिसर ने पूरा पैसा रिकवर कर दिया है, टैक्स भी रिकवर कर दिया है, इंटरेस्ट भी रिकवर कर दिया और पेनल्टी भी रिकवर कर दिया, तब 128A में जाके आप इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले सकते हैं? नहीं, ये बोल रहा है कि आप नहीं ले सकते हो। जो एक बार आपने टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जो चला गया है वो चला गया है, जी अभी जो बाकी इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसका वेवर अगर आपको चाहिए तो आप इसमें आ सकते हो। फोर्थ, whether the benefit of section 128A will be applicable in cases where the tax due has already been paid
and the notice or the demand order under section 73 pertains to only interest of penalty. ये क्या केस है? अगर समझ लो आपका शोकॉस नोटिस आया, DRC 01 आया, और इस DRC 01 के अगेंस्ट आपने विद इन 30 डेज जो भी टैक्स है वो टैक्स भर दिया, बट आपने इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी भरना भूल गए। पेनल्टी तो आएगा नहीं विद इन 30 डेज में, मे बी आफ्टर 30 डेज में पेनल्टी आएगा। तो आपका जो DRC 07 ऑर्डर है, वो ऑर्डर में सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी है, क्योंकि टैक्स तो आपने शोकॉस नोटिस स्टेज में भर दिया है, और आपके पास जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी है। तो क्या ये केस भी एलिजिबल होंगे सेक्शन 128A में? ये यस सवाल क्यों सर, आया बोले हाँ तो? ये भी एलिजिबल होंगे। करेक्ट। तो ये क्लैरिफिकेशन यही बोल रहा है कि ये भी एलिजिबल होगा, बट ये सवाल क्यों है मैं आपको सिर्फ बोल देता हूँ। तो इफ यू गो टू द सेक्शन 128A, ये 128A starts that where any amount is payable by the person chargeable with tax। मतलब जो भी आदमी के साथ टैक्स का डिमांड रहेगा उस आदमी को ही मैं ये बेनिफिट दूंगा, वैसे ये सेक्शन स्टार्ट होता है। पर बाद में सर्कुलर यही बोलता है, सर्कुलर ने इसको क्लैरिफाई किया कि अगर आपने टैक्स पहले भी पे कर दिया है, शोकॉस नोटिस स्टेज में पे कर दिया और ऑर्डर आपका सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी है, तब भी आपको 128A का बेनिफिट मिलेगा। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका डिमांड, आपका जो डिमांड है इंटरेस्ट का, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लगाया है, तो वो इंटरेस्ट आपको 128A में वेवर नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर विद दिस? अगर आपका क्रीबी लेट फाइलिंग हुआ है और उस क्रीबी का आपको इंटरेस्ट आ रहा है 50 सबसेक्शन 3 के हिसाब से या 51 के हिसाब से, तो वो इंटरेस्ट का आपको वेवर नहीं मिलेगा। सर इन केस ऑर्डर पास में अगर इस तरह से लिखा रहेगा तब तो? सर अगर समझ लो ऑर्डर आपका पास हुआ है और उसमें आपका एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, जी बिल्कुल, अगर है जी तो उस केस में आपको ये वेवर नहीं मिलेगा। हाँ, लिखा रहे तो? हाँ, लिखा रहे तो। जी बिल्कुल, थैंक यू सर वैसे भी राहुल जी सर। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न है ना, जी ये सर, डायरेक्ट रिकवरी है सेक्शन 75 के अंदर। हाँ जी वैसे भी अगर किसी ने नहीं किया है तो आज भी वो डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है इंटरेस्ट का। वो तो है सर, वो तो है। यस, सो ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो डिले फाइलिंग का है उसका वेवर अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। यस, नेक्स्ट। अभी ये जो 128A बेनिफिट है, क्या ये वेवर पूरा ही एप्लीकेबल है या पार्शियल भी अवेलेबल है? पार्शियल इन द सेंस, मेरे पास समझ लो ऑर्डर में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में 2 पॉइंट पे मैं 128A में जाना चाहता हूँ और बैलेंस जो 2 पॉइंट है उसमें मैं अपील जाना चाहता हूँ, क्या वो पॉसिबल है? तो वो मैंने आपको सेक्शन जब बोला था तभी मैंने वो क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर आपको इस स्कीम में आना है तो पूरा टैक्स अमाउंट भरना है, चाहे वो टैक्स नोटिस से हो या चाहे वो टैक्स ऑर्डर से हो। जो भी ऑर्डर में टैक्स है या जो भी नोटिस में टैक्स है वो पूरा अमाउंट आप भरोगे तो ही आप 128A में आ सकते हो, आधा आधा पार्शियल आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट। ओके, अब आपके पास अगर कोई नोटिस है या ऑर्डर है विच इज फॉर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, और अगर वो थोड़े फाइनेंशियल ईयर के लिए वेवर अप्लीकेबल नहीं है, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी बोला था, आपके पास एक 1920, 2021 और 21-22 ये 3 साल का आपका शोकॉस नोटिस है और यहाँ ऑर्डर भी है, समझ लो ये 3 साल का आपके पास कंसोलिडेटेड सिंगल ऑर्डर है, और अगर आपको इसको 128A के अंदर जाना है तो आपको पूरा टैक्स जो तीनों साल का टैक्स है तो तीनों साल का टैक्स भरना है, और आपको वेवर सिर्फ 1920 के रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी पे ही मिलेगा। 1920 और 1920 के इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर ही मिलेगा। जो 2021 और 21-22 है उसका आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा। आर यू क्लियर विद दिस? ये ऑलरेडी मैंने बोला था। नेक्स्ट, अगर आपके कोई शोकॉस नोटिस में या ऑर्डर में एरोनियस रिफंड का मैटर है, तो लेट अस सपोज आपका टोटल डिमांड 1 लाख रुपए है और इस 1 लाख रुपए में 30,000 रुपए एरोनियस रिफंड है, तो आप पूरा 1 लाख टैक्स तो भरोगे, आपको सिर्फ 70,000 रुपए पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिलेगा,
30,000 रुपये पे आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वेवर नहीं मिलेगा। क्या आप 30,000 रुपये के ऊपर आप अपील जा सकते हो? वो भी आप नहीं जा सकते हो, ये 30,000 रुपये भी आपको भरना ही पड़ेगा। So you need to pay the amount of erroneous refund also. Only then you can apply for the waiver of interest and penalty. अगर आपके पास सिर्फ सिंगल ऑर्डर है, सिंगल टॉपिक एरोनियस रिफंड का, और वो भी 73 के अंदर है, तब भी आप 128A के अंदर नहीं आ सकते, 128A के अंदर नहीं आ सकते। और अगर आपके पास 3-4 टॉपिक्स है इन सिंगल ऑर्डर जिसमें एरोनियस रिफंड भी एक टॉपिक है, तो आप एरोनियस रिफंड का अमाउंट भी आप भर दो, बाकी का अमाउंट का भी टैक्स भरो, तो आपको इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी, बाकी के अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ओके, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। सो दिस इज नथिंग बट अ क्रॉस अपील व्हिच इज बीन फाइल्ड बाय अपीलेट बाय द डिपार्टमेंट, क्रॉस अपील व्हिच इज बीन फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट क्रॉस अपील फाइल करके उस जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के अगेंस्ट आप अगर 128A वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है। बट अगर क्रॉस अपील का जो ऑर्डर आएगा अपीलेट अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल का, और उसमें अगर वो डिमांड कुछ एनहांस कर रहे हैं, तो एनहांस्ड अमाउंट भी आपको 3 महीने के अंदर भरना है। एक एग्जांपल बोल देता हूं, जैसे समझ लो आपका 19-20 का कोई ऑर्डर है, 19-20 के ऑर्डर में आपका 2 लाख रुपए का डिमांड था, आपने आज की तारीख में 2 लाख रुपए भर दिया है और आपको SPL 05 भी आ गया है। जनवरी में SPL 025 किया, फरवरी में SPL 05 आ गया। अब समझ लो मार्च में वो अपीलेट अथॉरिटी इस पर्टिकुलर डिमांड को मार्च में 2 लाख से 2,20,000 रुपए एनहांस कर रही है, तो आपको ये 20,000 रुपए जून के अंदर आपको भरना है। अगर आप जून के अंदर वो 20,000 नहीं भरोगे तो आपको जो फरवरी में SPL 05 मिला है वो SPL 05 नल और वॉइड हो जाएगा, तो आपको बैलेंस 2 लाख पे भी जो इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी का वेवर मिला वो भी आपको भरना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? जी सर। और ये क्लैरिफिकेशन क्यों आया बोले तो, जहां पे भी आप सेक्शन या रूल्स देखोगे तो आप वो रिट पिटिशन हाई कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहा है, SLP की बात नहीं कर रहा है। So if there is any SLP which is filed with Supreme Court, तो वो केसेस भी आप SPL 01 या 02 128A सेक्शन में लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपको विड्रॉल लेटर देना है। आप ज्यादा जानते हो आप सब लोग, SPL 0 इस स्पेशल लीव पिटिशन का विड्रॉल का भी आपको प्रूफ यहाँ पे SPL 02 फॉर्म के साथ आपको देना है। नेक्स्ट, अगर समझ लो आपका कोई डिमांड IGST में है तो क्या होगा? क्या IGST में भी आपको वेवर मिलेगा इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी का? तो जो सेक्शन 20 है ऑफ द IGST एक्ट, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें बोलता है कि सेक्शन 73 ऑफ CGST एक्ट as and which is there in CGST act will be applicable for IGST also. तो जब सेक्शन 73 can be applicable for IGST, the waiver will also be applicable for IGST. So 128A will also be applicable for IGST और compensation cess भी। अगर आपका कोई डिमांड है सेस और IGST पे, तो वो भी आप 128A के अंदर वेवर में लेके आ सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट क्लेम किया है जो आपने इरेगुलरली क्लेम किया है और उसके अगेंस्ट आपको ऑलरेडी डिमांड आ गया है, वो डिमांड आया तो ऐसे पड़ा है या आपने अपील फाइल करके अपील का ऑर्डर पेंडिंग है, तो क्या ये केस भी आप 128A के अंदर आ सकते हो? तो इसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया है। अगर ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस इनिशिएट 73 में किया है, ऑर्डर 73 में पास किया है, तो आप 128A में एलिजिबल हो। अगर शो कॉज नोटिस 74 में दिया है तो आप 128A में एलिजिबल नहीं हो। सो वेरी सिंपल, नॉन फ्रॉड केस है 128A में लेके आ जाओ, फ्रॉड केस है 128A में वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर समझ लो आपके कोई ऑर्डर में, आपका कोई ऑर्डर में 3B का लेट फीस है या GSTR 1 का लेट फी है, किस किस को GSTR 1 का लेट फी का नोटिस आ रहे हैं? कोई है जिसका GSTR 1 का लेट फी का नोटिस आ रहे हैं? नहीं सर, अभी इधर अपने तरफ तो नहीं आ रहा है। ओके, हमारे यहाँ चेन्नई में यस, मैं व्यापारी हूँ, मेरे को जहाँ तक नॉलेज मिला है कि GSTR 1 पर वो लेट फीस का कोई कानून ही नहीं है। करेक्ट। तो GSTR 1 जो सेक्शन 37 है, वो 37 भी बोलता है कि GSTR 1 इज ओनली अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट मैडम बोल रही है, मेरठ से मैडम है शैलजा मोहन, शी इज सेइंग कि GSTR 1 पे नोटिस आ रहे हैं। ओके, GSTR 1 पे लेट फीस का आ रहा है। बिहार तो में बिहार के भी एक ऐसी महोदय हैं सर जो R1 के लेट फीस को एप्लीकेबल कर रहे हैं। करेक्ट,
तो इसके दो केस लॉ भी है सर, एक गुजरात हाईकोर्ट का है और एक मेरे ख्याल से यूपी हाईकोर्ट का ही है, जहाँ पे बोलता है GSTR1 इज नॉट अ रिटर्न, GSTR1 इज ओनली अ स्टेटमेंट, therefore लेट फी शुड नॉट बी लेविड। पर क्या है, वो लेट फी जो डिमांड करते हैं 2000-3000 रुपए डिमांड करते हैं ऑफिसर को खुश करने के लिए, बाद में भरना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन सर उसको जो है, जो असेसिंग ऑफिसर हैं लोकल जुडिशरी के, वो का उसको एज पर रिटर्न मानते हैं, ना उसको ये नहीं मानते कि वो एज पर स्टेटमेंट है। करेक्ट है, बट जो सेक्शन 37 है उसमें कहीं पे भी रिटर्न वर्ड यूज नहीं किया हुआ। नहीं किया गया सर, ये बार बार हम लोग उसको बताते हैं। करेक्ट रिटर्न यूज किसको किया गया है, वो 3B को करेक्ट किया गया है, करेक्ट क्योंकि करेक्ट 3B में इंटरेस्ट और हमारी लायबिलिटी को निहित किया गया है। सही है सर। जी सो अगर आपके पास कोई ऑर्डर है जिसमें आपका लेट फीस भी है, चाहे वो 3B का लेट फी, 1 का लेट फी या कोई भी फॉर्म का लेट फीस है या फाइन है, तो वो लेट फी और फाइन का वेवर आपको 128A में नहीं मिलेगा, वो तो आपको भरना ही है। जी तो आपको टैक्स भी भरना है, टैक्स के साथ साथ आपको लेट फीस या फाइन अगर कुछ है तो वो भी भरना है। आपको वेवर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी पे मिलेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे वेवर मिलेगा। नेक्स्ट, वेदर, एक सेकेंड, यस, अभी ये जो 128A में टैक्स भरना है, क्या ये टैक्स मुझे कैश लेजर से ही भरना है या मैं क्रेडिट लेजर भी यूज कर सकता हूँ? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल्स है और किसके लिए कैश किसके लिए क्रेडिट यूज कर सकते हैं वो भी प्रिंसिपल है। तो आपका कोई भी डिमांड ऑर्डर है वो आप क्रेडिट लेजर से भी पे कर सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम, दैट इज नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई डिमांड है जिसको आपको मैंडेटरली कैश लेजर से ही पे करना है, जैसे RCM का डिमांड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का डिमांड है, TCS का डिमांड है, TDS का डिमांड है, इस सब चीजों में आपको कैश लेजर ही कंपलसरी यूज करना है, तो वो केसेस में आप क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते हो। बाकी हर केस में आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो। आई थिंक सो ये भी बहुत प्रीटी क्लियर। नेक्स्ट, यस सर। अगर समझ लो आपका कोई कस्टम्स में इंपोर्ट IGST पे कोई नोटिस आया है, कस्टम्स से कस्टम्स ड्यूटी बराबर नहीं भरा है या IGST बराबर नहीं भरा है, और कस्टम्स ड्यूटी से आपको कोई अगर नोटिस आया है, तो क्या ये 128A उसको अप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे इसमें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि सेक्शन 128A सिर्फ GST के ऑर्डर पे ही होगा, जो कस्टम से नोटिस आ रहा है या कस्टम से ऑर्डर पास होगा उस पर 128A लागू नहीं होगा। जो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर अगर कोई शोकास नोटिस आ रहा है तो उस पर 128A लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये जो सेक्शन 16(4) का मैंने बोला था आपको ऑर्डर, सेक्शन 16(4) का ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ टाइम लिमिट, जो अभी न्यू सेक्शन है, सेक्शन 16(5) और 16(6). 16(5) का टाइम लिमिट भी मैंने आपको बताया 30 नवंबर 2021, और 16(6) है कैंसलेशन डीलर और रिस्टोरेशन होने के बाद विद इन 30 डेज रिटर्न फाइलिंग। अगर ये दो केस में अगर आपका केस फिट हो रहा है तो आप जब ये टैक्स कंप्यूट करते हो अंडर सेक्शन 128A, तब आपको उतना अमाउंट कम करके भरना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि 3 मैटर है आपके, 3 मैटर में समझ लो 20,000 टोटल 60,000 का डिमांड है। उस 60,000 में एक डिमांड 16(4) का है ऑन अकाउंट ऑफ टाइम लिमिट, तो वो अमाउंट आपको भरना नहीं है, सिर्फ 40,000 रुपए भरना है। और जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो स्क्रीन डाला उसमें ये पॉइंट मैंने नहीं डाला, सॉरी, मैं भूल गया था। तो अगर आपके कोई सेक्शन 16(4) का मैटर है और वो अगर आप कम करके भर रहे हो, सो यू नीड टू आल्सो गिव अ डिटेल कैलकुलेशन कि आपका टोटल ऑर्डर में कितना है, आपने कितना रिड्यूस किया है ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 16(5) या 16(6) कितना रिड्यूस किया है, बैलेंस आप कितना भर रहे हो, वो स्टेटमेंट भी आपको SPL 02 फॉर्म के साथ देना है। और वो अगर आप दे दोगे तो जो 16(5) और 16(6) का टैक्स है, वो टैक्स भी आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म SPL 05 के जो ऑर्डर में उसमें वेवर मिल जाएगा। तो ऑफिसर को रेक्टिफिकेशन वापस डालने की जरूरत नहीं है। जो पुराना ऑर्डर जो DRC 07 पास हो चुका है उस ऑर्डर को ऑफिसर रेक्टिफाई नहीं करेगा। SPL 05 फॉर्म में आपको 16(4) का जो टैक्स है उसका वेवर आपको दे देगा। और ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफाई भी कर दिया है, नोटिफिकेशन नंबर 22/2024, 8 अक्टूबर को ये प्रोसीजर नोटिफाई कर दिया है कि अलग से आपको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
अगर समझ लो ये भी अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया और आपके प्रीवियस स्पीकर ने भी ये एक्चुअली बोल दिया है, अगर आपने ऑलरेडी DRC03 के माध्यम से आपने टैक्स भर दिया है और अभी आपका लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी खड़ा है, तो उस केसेस में क्या करोगे? तो आपको DRC03A फाइल करना है। DRC03A फाइल करके आपका क्या होगा, DRC03 वॉलंटरी पेमेंट आके लायबिलिटी लेजर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। जो एक बार लायबिलिटी लेजर के साथ एडजस्ट हो जाता है, तब आप SPL02 फॉर्म फाइल करो और वो लायबिलिटी लेजर में जो डिमांड है और जो एडजस्टमेंट है उसको अटैच कर दो, तो आपका ये वेवर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। So these were the clarifications which were issued by the department, और आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले चुका हूँ। तो वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। उससे पहले मेरे 2-3 क्वेश्चन है, सो मैं पहले करूं या आप लोग पहले कर रहे हैं? इससे पहले आप कर लीजिए क्वेश्चन सर, पहले अपने पूछे कि देखो ना लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। सर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हम लोग पूछने लायक और 2-4 क्वेश्चन जोड़ सकेंगे आपके पास पूछने के लिए। करेक्ट है सर। सो पहला क्वेश्चन है कि अगर अगर समझ लो आपके पास ऑर्डर ही मैनुअल है, ऑर्डर जो DRC07 है वो मैनुअल ऑर्डर है और वो आपके ऑनलाइन ऑर्डर नहीं है, तब आप क्या करोगे? मैनुअल ऑर्डर भी मैनुअल ऑर्डर तो सर इनवैलिड है, सही माना जाएगा। सर अभी लग रहा है कि हाँ मैं एडवोकेट लोगों से बात कर रहा हूँ। यही अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता तो वो बोलता मैं मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करूंगा। करेक्ट। सो अगर आप देखोगे ना सर, तो सेक्शन और रूल दोनों बोलता है कि DRC07 हैज टू बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। भले आप मैनुअल डिटेल्ड ऑर्डर दे सकते हो, बट जो समरी ऑर्डर है DRC07 वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। तो जनवरी 2024 में CBIC का इंटरनल सर्कुलर था कि जो भी ऑर्डर आप पास करते हो उस ऑर्डर को आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, आपको ऑनलाइन अपलोड करना है DRC07 में। बट काफी सारे ऑर्डर है जो इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसका भी आपका मैनुअल ऑर्डर है, आप सब लेटर लिख लो डिपार्टमेंट को कि ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का आप मुझे ऑनलाइन में लायबिलिटी क्रिएट करके दो, ताकि मैं ये SPL01 फॉर्म फाइल कर सकता हूँ। बिकॉज रूल्स में या ये सर्कुलर में कहीं पे भी नहीं दिया कि आप ये फॉर्म फिजिकल फाइल कर सकते हो। तो फिजिकल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इससे अच्छा आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट करो कि प्लीज अपलोड द डिमांड ऑनलाइन। एक बार ऑर्डर डिमांड ऑनलाइन में हो जाएगा, तब आपको SPL01 फॉर्म में या 02 फॉर्म में ऑर्डर नंबर आएगा और आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यस। एक और एक मेरा क्वेरी था। अच्छा, ऑलरेडी लेट फी पे ऑलरेडी अपन ने बात हो चुकी है। ये रिविजनल ऑर्डर। सो अगर लेट अस सपोज सेक्शन 108 एक है, 108 wherein the joint commissioner is having powers to revise the order on voluntary basis। मतलब जॉइंट कमिश्नर को लगा कि यहाँ पे टैक्स का लीकेज है, तो जॉइंट कमिश्नर ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपका रिविजन एप्लीकेशन के लिए दिया। तो इस ऑर्डर पे क्या आप 128A आ सकते हो? बिल्कुल कवर्ड होगा, 108 के अगेंस्ट बिल्कुल कवर्ड होगा। यस। तो इसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये 108 के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर आ रहा है वो भी सेक्शन 128A में कवर्ड होगा जी। यस। बाकी तो मल्टीपल सब हो गया। यस, नाउ वी आर ओपन फॉर Q&A सर। सर एक क्वेश्चन करें आपसे सर? यस सर। बोलिए बोलिए। अभी क्या है सर कि जैसे कुछ 3B रिटर्न्स ड्यू द डेट टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल हो पा रहे हैं, ओके। और असेसिंग ऑफिसर द्वारा 125 सेक्शन 125 में 25-25 की पेनल्टी का इशू कर रहे हैं, जबकि हम अपना रिटर्न जो भी फाइल करते हैं विद इन, जो हमारा लेट फीस है, जो इंटरेस्ट है, जो लायबिलिटी है, वो नेक्स्ट मंथ में हम तो पेड कर देते हैं। लेकिन 125 जो सर लिखा है वो ये क्लेरिफिकेशन नहीं लिखा है, नहीं कि मैं उस पे लायबल। तो क्या वो उचित है? इनका क्या नोटिस देना सही है या फिर क्या? ठीक है, आप वेवर आएगा नहीं आएगा वो नहीं पूछ रहे हो। सर अगर 125 की पेनल्टी की बात करो तो 125 बहुत जनरल प्रोविजन है सर, बहुत जनरल। हाँ जी, जनरल प्रोविजन। सेक्शन भी लिखा हुआ है एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट, एनी कॉन्ट्रवेंशन। बट देयर आर मेनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच से दैट अगर आपने कोई प्रोसीजरल मिसकम्प्लायंस किया है और ये प्रोसीजरल मिसकम्प्लायंस कैन बी complied at any time on future date,
then it cannot be treated as penal offense. It cannot be treated as penal offense, और इस पे पेनल्टी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप मेरे ख्याल से पुराना जो सिनवैट के केस लॉस है या आपके इनकम टैक्स की केस लॉ है, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट केस लॉ 125 का पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 3B या उसके लिए तो नहीं लगना चाहिए सर। जी जी बिल्कुल। ये 125 पेनल्टी कैन बी एप्लीकेबल फॉर मे बी समझ लो नॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल, जैसे हाँ ऑफिसर ने, यस 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 जी जी जी। तो उस केसेस में पेनल्टी एप्लीकेबल है, बट 3B लेट फाइलिंग के लिए नहीं आएगा, बिकॉज 3B आपने वापस भर दिया है और उसके लिए आपने इंटरेस्ट भी भरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। Interest and late fee is the जी। penal, already the penalty is been paid by way of interest and late fee, and जी it is made good. Once जी। the offense is made good, it should not be further treated as offense. लेकिन सर यही चीज तो हम जैसे क्या है ना कि जो ऑफिसर्स हैं सर वो एक चीज पकड़े जनरल पेनाल्टी। हमने पूछा यही सवाल कि डिफिनेशन जनरल पेनाल्टी की कई चीजें हो सकती हैं सर। कोई मैंने फ्रॉड किया या फिर आपको लगा कि नहीं मेरे द्वारा कोई आईटीसी गलत फ्रॉड करके क्लेम किया गया हो, या फिर जो एनीवे कोई ऐसा क्वेश्चन डाउट हो जिससे कि आप 125 लाइबल करें, इसमें 125 लाइबल नहीं हो सकता सर। सर अगर आप अर्स्टवाइल लॉ में देखोगे ना सर, जीएसटी के पहले कोई भी लॉ देख लो आप, सर्विस टैक्स का लॉ या आपका लोकल टीएन वैट या लोकल वैट का लॉ या इनकम टैक्स भी जो पुराना वाला इनकम टैक्स था, हाँ जी जी। पेनल्टी वाज ऑलवेज ओनली फॉर फ्रॉड सर, नॉन फ्रॉड के लिए पेनल्टी था ही नहीं पुराने सेक्शन में। जी ये अभी इन्होंने क्या किया, ये ऑटोमेटेड सिस्टम पेनल्टी लेके आ गया। इनको क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट दिख रहा है कि हाँ एक्स्ट्रा पेमेंट निकलेगा, हाँ गवर्नमेंट क्या ऑटोमेटिक पेनल्टी सिस्टम लेके आ गया कि कुछ भी होगा 10% पेनल्टी होगा, कुछ भी होगा 25% का पेनल्टी होगा, मतलब एक परसेंटेज सेट कर दिया। तो उस केसेस में जैसे 73 में भी है, 73 में अगर आप 30 डेज में नहीं दोगे तो 10% पेनल्टी आ रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे ना तो जो नया सेक्शन आया 74A ये बहुत क्लियर है। 74A क्लियर कट बोल रहा है कि आप शोकॉज नोटिस पहले दे दो। शोकॉज नोटिस को जब एडजुडिकेट करते हो तब आपको लगता है अगर फ्रॉड केस है तो पेनल्टी स्टार्ट होगा, अगर फ्रॉड केस नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगेगा। बिल्कुल। सो ऑन दिस ग्राउंड अगर आप देखो ना तो आपके केस में भी 125 पेनल्टी नहीं लगेगा। अब ऑफिसर को कौन समझाए, अगर आप बोलोगे तो जयराम जी की जयराम जी की सही कह रहे हैं सर, ऑफिसर तो वाकई में जयराम जी की है सर। हाँ। अच्छा सर मेरा एक प्रश्न था, ये पहले वेबिनार में क्लियर हो गया था, आज आपके क्लास के कारण दिमाग में फिर एक प्रश्न आ गया, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बोलिए सर। प्रश्न मेरा ये है, जिससे मैंने परचेज किया था उसने क्रेडिट नोट करके वापस ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सेल करके उसका टैक्स का पैसा DRC 03 से जमा दे दिया, तो क्या मेरे को 73, 74 में कोई नोटिस आ सकती है? आ सकती है सर। सर आप सवाल ऐसे मत पूछो कि नोटिस आ सकती है, नोटिस तो किसी भी चीज पे आ सकती है सर। नहीं मेरे एक ही सब्जेक्ट जहाँ मेरी गलती हुई है उसका डर लग रहा है ना मेरे को, जहाँ गलती नहीं वहां तो मैं शेर हूँ। हाँ करेक्ट है सर, तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हो, बट ऑफिसर नोटिस तो देगा ना। हाँ अभी तक तो ऑफिसर को मालूम नहीं है कि, बोलिए सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हुआ था, मैंने उसका माल बेच आया था, माल रिटर्न नहीं किया, माल बेच के मैंने DRC 03 से उसका टैक्स पेमेंट कर दिया। करेक्ट। तो मेरे वही आज जो आप पढ़ा रहे हो ना क्लास, इसमें 73, 74 का जो फ्रॉड और नॉन फ्रॉड वाला, मैंने तो कोई फ्रॉड किया नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से तो मैंने कोई परचेज किया नहीं, सेल कर दिया। सर नहीं एक सेकंड, अभी आपने जो टैक्स भरा वो DRC 03 के लिए भरा है। हाँ DRC 03 इज ओनली वॉलंटरी पेमेंट, उसमें आप कुछ भी नहीं करते हो, कितना टैक्स है वो टैक्स फिल करते हो, कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से भर देते हो। अब ऑफिसर को कैसे मालूम कि आप यही सेल के अगेंस्ट टैक्स भर रहे हो? तो नहीं मैंने बट 74 में नहीं आएगा, 73 में आएगा। जब टैक्स DRC 03 में भरा हूँ ना, तो मेरे वकील साहब ने उसमें रिमार्क लिख के भेजा है, फलाना बिल के अगेंस्ट में हमने भरा है, जो पार्टी ने गलती किया। सर अपनी बिल में क्या क्या आते हैं बराबर चेक नहीं करते हैं, तो ऑफिसर कहाँ चेक करेगा सर? हाँ नहीं, मैं एक्चुअल में व्यापारी हूँ, जो मेरे वकील साहब जो किए थे वो आपको बताना चाह रहा था। ओके मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर इतना डीपली अंदर जाके नहीं देखेगा सर। ऑफिसर तो सीधा देखेगा कि मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, मैं नोटिस दे देता हूँ। उस नोटिस की जगह में आप बराबर अगर आप रिप्लाई दे दोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर श्योर। ये 128 ये सब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।
ईशान मित्तल जी सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। यस सर। हेलो नमस्ते सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए सर। तो एक व्यापारी है मेरा, व्यापारी के पास जो सेल है मूंगफली की है, एग्जम्प्टेड। मैं हेलो। समझा नहीं, मैं समझा नहीं। तो एक व्यापारी है जिसका काम जो है मूंगफली का काम, मूंगफली चने का। ओके। तो एग्जम्प्टेड गुड्स है वो। करेक्ट। तो उस पर जो भाड़ा दिया जाता है परचेज पे, तो भाड़े पे तो आरसीएम जमा होएगा या नहीं? आरसीएम। सो अगर जी अगर आप आरसीएम नोटिफिकेशन देखोगे फॉर द पर्पस ऑफ जी ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें दो तीन जी चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब अगर जी। कोई आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आइटम है और उस चीज का ट्रांसपोर्टेशन रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। बस सर इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करते हैं चने पे, ओके। वो भी एग्जम्प्टेड है। बट इस ओके। पर जो भाड़े पे आरसीएम जमा होगा उसका दिन कंडीशन में नहीं, चने में सो मेरे हिसाब फिनिशिंग से का। ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर होगा सर। होगा आप ही सर ये। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 एक बार देखिए। जी। उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपका ये आइटम आएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्टेड है। वंस इट इज एग्जेम्प्टेड तो आरसीएम का सवाल ही नहीं है ना। सर जैसे कि वो पॉलिश वगैरह कर रहे हैं मूंगफली वगैरह को, थोड़ी फिनिशिंग करते हैं, वो क्या में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा या कुछ पैकेजिंग में आएगा ये? नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगा सर, बिकॉज एनीवेज एंड प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड ही है ना। ठीक है सर, ठीक। चाहे पॉलिश करके बेचो या पॉलिश बिना बेचो, एग्जेम्प्टेड ही है ना प्रोडक्ट। जी। यस। ओके, थैंक यू सर। किसी और थैंक भाई यू। का सवाल? सर एक सवाल ये करूंगा, अभी जैसे मेरे साथ एक पार्टी ने माल परचेज किया, ओके। और वो उसने माल ना मुझे जब रिसीव हो गया तो उसका मैंने आईटीसी का भी लाभ लिया, और उसने आईटीसी भी अपने पोर्टल पे 2A में भी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ओके। और कुछ दिन बाद उसने जो बिजनेस किया वो बिजनेस अपना बंद कर दिया। ओके। तो डिपार्टमेंट मुझे नोटिस दिया कि आप द्वारा जो भी आईटीसी क्लेम किया गया है वो पार्टी फेक है, हम्म। उसका आप आईटीसी रिवर्स करिए विथ इंटरेस्ट, पेनल्टी नहीं मांगा। पेनाल्टी भी जमा करिए। हाँ ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई, ये तो मैंने जब उससे परचेज किया उस समय एक्टिव पार्टी थी, मैंने उसको चेक से भी पेमेंट किया हुआ है। तो आज की डेट में फ्रॉड, जिस डिडक्शन में वो फ्रॉड बना किया हो या फिर जो भी उसका लायबिलिटी बनी, तो क्या वो लायबिलिटी मुझे पेड करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट या पेनाल्टी? सर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी तमिलनाडु में रिसेंट जजमेंट है 2023 में जी मद्रास हाई कोर्ट का, जिसमें जी ये बोलता है कि ऑफिसर को सिर्फ यही रीजन पे आईटीसी डिनाई नहीं करना है कि सामने वाले का जीएसटी नंबर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल हुआ है। हाँ वो जी एक रीजन पे आपको आईटीसी डिनाई नहीं करना है। आप अगर जो रिसिपिएंट कैन प्रूव दैट उसको माल मिला था, उस माल के अगेंस्ट उसने मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिंग किया, मैंने वापस रीसेल किया है, और अगर वो मूवमेंट प्रूव कर सकता है अलॉन्ग विथ योर इनवॉइस, ई वे बिल, डिलीवरी चलान, गेट पास, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जी और उसका टैक्स सप्लायर ने ऑलरेडी भर दिया है क्योंकि वो टाइम वो सप्लायर एक्टिव था, जी वो टैक्स भर दिया है, तो अब ये आईटीसी आपको कंसिडर करना चाहिए। डोंट डिनाई ओनली ऑन मियरली द ग्राउंड्स दैट सामने वाले का जीएसटी नंबर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हुआ है। बट अब ये हो गया जो एक्चुअल है। अभी अपन क्लोज सर्कल 50 जने की टीम है, 50 जने के बीच में बात कर रहे हैं, कोई भी ऑफिसर ये मानता नहीं है। कोई भी ये ऑफिसर मानता नहीं है। नहीं मानता आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो मैं हाईकोर्ट के ऑर्डर बात कर रहा हूँ ना, ये हाईकोर्ट ऑर्डर ने भी अलाउ नहीं किया है। हाँ हाईकोर्ट ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऑफिसर तू सिर्फ सामने वाले का जीएसटी नंबर कैंसिल करके तू डिनाई मत कर, तू इस पर्टिकुलर आदमी से डॉक्यूमेंट्स ले, डिटेल्स ले, अगर वो प्रूव कर पा रहा है कि बराबर है तो इसको अलाउ करना, नहीं कर रहा है तो बाद में डिसअलाउ करना। बिल्कुल तो सर, अपन डिटेल भी देने के बाद भी ऑफिसर डिसअलाउ ही करता है, तो इस केस में एक ही ऑप्शन है, गो फॉर आइदर अपील फॉर दैट ऑर्डर, और अगेन ऑर्डर आने के बाद रिट जाओ stating that it is not a fake credit, it is a correct credit। और हो सके जितना सीसीटीवी फुटेज अगर दिखा सकते हो कि नहीं सच में मेरे को माल आया है,
तो आई थिंक सो आपका केस क्लियर हो जाएगा। तो बट वो तो ऑफिसर लेवल में अलाउ होगा क्या? आई डाउट सर। सर आपका स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए ना, तो सबका फोटो आएगा ग्रुप में। आई एम सॉरी या एक सेकंड, सॉरी। हेलो हेलो ओके या हेलो सॉरी बोलिए सर। शैलजा हेलो मैडम शैलजा मैडम राहुल जी बोलिए। आपका हो गया ना सर? राहुल जी यू आर क्लियर? हाँ जी, यस सर, यस सर, यस सर, या क्लियर हो गया सर। सर क्योंकि सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। विश्वास जी या विश्वनाथ जी जी बोलिए सर। सर। पहले पहले शैलजा बोलिए मैडम ने सर। हैंड उठा रखा है। शैलजा हाँ मैडम सर। बोलिए। शैलजा मैडम बोलिए। शैलजा मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए विश्वनाथ जी फिर आप बताइए। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ मिश्रा। जी सर। हाँ सदर प्रणाम विश्वास सर। जी नमस्कार, बोलिए बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बहुत अच्छा आपका डिस्कशन था सर, सब लोग को बहुत जानकारी उपलब्ध हो पाई थैंक यू 128 सर, के थैंक बारे यू। में। एक समस्या सर ये 74 को लेके है हमारा से। एक पार्टी केस 17-18 का केस था, उन्होंने 74 का ऑर्डर कर दिया, नोटिस दे दिया, वो भी 2022 में। उसमें 17-18 के असेसमेंट चालू भी नहीं हुए थे और पार्टी क्योंकि वर्क नहीं कर रही थी तो उसको जानकारी भी नहीं हो पाई, ना मुझे जानकारी हो पाई। इसको 2023 में जब रेगुलर असेसमेंट चालू हुए 17-18 के, तो उसमें एक नोटिस 73 की आई। 74 के ऑर्डर के बाद 73 की नोटिस आ गई। हमने चेक किया तो 73 की नोटिस थी, उस पे आईटीसी का डिफरेंस था जीएसटीआर 1 और 3B में। तो उसका जो डिफरेंस था वो पैसा जमा करा दिया गया। डिफरेंस वाला ओके जो है वो आईटीसी जो लेजर में थी उसी लेजर से जमा कर दिया गया। और 74 पे ध्यान नहीं दिया गया कि 74 का ऑर्डर भी हुआ है। और उसके बाद उन्होंने जब वहां पे असेसमेंट का मैटर आया तो उन्होंने क्या किया कि 73 जो उन्होंने किया था उसको ड्रॉप कर लिया। मतलब उसको वापस ले लिया कि 74 ऑलरेडी हो गया था, गलती से 73 चला गया है। तो ये तो पर आपने गलती यहाँ टैक्स भी अधिकारी पे कर द्वारा दिया है? किया गया। जी आपने टैक्स भी पे कर दिया है? हाँ, वो जो 73 की नोटिस पे रिप्लाई देते हुए कि आईटीसी का डिफरेंस था और करंट लेजर में पैसा था उतना, और उसको लेके 73 का मैंने उस पर कर दिया रिप्लाई देते हुए कि जो डिफरेंस है वो जमा करा दिया टैक्स का, और ओके पेनाल्टी और उसको जो था 73 पे वो वेव कर दिया जाए, क्योंकि वो लेजर से था जमा हुआ, जो उस समय का लेजर की वैल्यू थी, क्या मतलब क्रेडिट लेजर से जमा किया गया। ओके और उसके बाद उन्होंने 73 ड्रॉप कर लिया क्योंकि 74 का ऑलरेडी पहले से ऑर्डर हो चुका था। तो ऐसे केस में अपील किया गया है। अपील में अभी अधिकारी को ये ऑर्डर चाहिए कि जो है ये 74 क्यों नहीं है 73। हमने उनसे कहा कि ये सर 73 में कन्वर्ट कर दें इसको, क्योंकि ये 74 की नोटिस नहीं थी, गलत नोटिस आई हुई थी, गलत ऑर्डर किया गया है। सर बिल्कुल कौन सी सही है सर। रूलिंग ऑर्डर अभी हाई कोर्ट का हो तो उसमें लगाया जा सके। नहीं, आप अपील में भी आप ये बात कर सकते हो कि ये नॉन फ्रॉड केस है, ये फ्रॉड केस में नहीं आता है, और आपको यही पॉइंट बोलना है अपील में। और अपील ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो बाद में रीडायरेक्ट करेगा असेसिंग ऑफिसर को कि 73 में एडजुडिकेट करने के लिए। एक बार 73 में आ जाएगा तो आपने इसको टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जी 128 में आप इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर ले सकते हैं। हाँ, बट तो ये वो सब काम आपको 31 मार्च 2025 से पहले करना पड़ेगा। 25 से पहले करना पड़ेगा। अपील चूंकि ऑलरेडी थी तो उसमें ऐसा कोई ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर हो जो इस तरह के 74 केस को जो है 73 में कन्वर्ट करने की व्यवस्था में सर हो। ये जो 74 टू 73 का है ना, ये सब्जेक्ट मैटर है सर, इंडिविजुअल हम्म सब्जेक्ट मैटर है। अब आपके कौन से सब्जेक्ट में सेक्शन 74 आया है, आपको सिंपल एक चीज है सर, जो 74 का नोटिस आया है ना सर, उस नोटिस हम्म में आप ये देखिए कि ऑफिसर ने आप पे क्या एलिगेशन डाला है वो और वो कह रहा है कि एलिगेशन प्रूव किया है क्या। हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि 3B में जो आईटीसी लिया गया है, 3B2A डिफरेंस, हाँ वो डिफरेंस के लिए 3B2A बस। डिफरेंस इज नॉट सेक्शन 74 सर, उसका आपको केस लॉ मिल जाएगा। जी वो केस लॉ उसको जो है आप केस। नहीं, अभी तो मुझे इमीडिएट याद नहीं है, बट 3B2A डिफरेंस इज नॉट सेक्शन 74 फ्रॉड केस, वो आपको गूगल में भी मिल जाएगा सर। अच्छा यही करता बट किसी की आपको यही जानकारी हो पॉइंट तो में, बता दें। हाँ सर, यहाँ उपस्थित और लोग भी हैं, अगर किसी की जानकारी इस तरह केस लॉ हो तो हमें उपलब्ध करा दें हो सके। सर एक क्वेश्चन हमारा भी था। ओके
हम नारियल पानी लाते हैं केरल से, ओके यूपी में। तो ओके उसमें क्या आरसीएम जमा करना पड़ेगा हमें? एग्जेम्प्टेड है, जी एग्जम्प्टेड है। बट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है ना। सर वहाँ केरल में तो एग्रीकल्चर का ही मानते हैं उसे। ओके एक्चुअली नोटिफिकेशन 11/2017 में, सॉरी 13/2017 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी डेफिनेशन है, 4/2017 में भी है। तो एक बार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में अगर ये फिट हो जाएगा तो आपको इस पे आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है। तो नारियल पानी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है सब, मैं कोई कोई वो तो लगता ही नहीं, केमिकल तो है नहीं नहीं, नहीं वो तो। आप नारियल अलग है, नारियल पानी अलग है सर, डिफरेंस हाँ, है। कोकोनट। कोकोनट अगर आप लेके आ क्या रहे हो वो नारियल, अलग बात है, ग्रीन कोकोनट वन, द में। ग्रीन वन, हाँ कोकोनट ग्रीन, द ग्रीन कोकोनट, ये कोकोनट ग्रीन वाला कोकोनट लेके आते हैं सब, केरल से लेके आते होंगे। वो यस समझ सर, गया यस सर, सर। ग्रीन कोकोनट ही बोल रहा हूँ सर। नरेश अगर जी, आप ग्रीन वाला कोकोनट कोकोनट लेके आते हैं आप? हाँ ग्रीन वाला लेके आते हैं। के वहां पे पानी पूरा खाली करके पानी से लेके आते हो, नहीं नहीं, कोकोनट वाटर पानी से? लेके वो नहीं लेके आते, क्यों पूरा ये नारियल वो आप ग्रीन दो वाला है अलग वही बिजनेस लेके है आते सर, हैं। दो अलग बिजनेस है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आप कोकोनट नहीं, लेके आ रहे हो? हाँ कोकोनट वही पूरा हाँ, कोकोनट लेके पूरा आते हैं। पूरा नारियल लेके आ रहे हो। जी जी, पूरे नारियल तो इस लेके आते पर्टिकुलर हैं। केस में भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा सर। जी जी सर, ठीक है। वो हम उससे कहा गया कि इस पे आरसीएम जमा करिए, तो मैंने जमा नहीं किया एक अभी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं वो चेक कर लेता हूँ अभी इमीडिएटली। जब तक नेक्स्ट सवाल ले लेंगे मैं ये चेक कर लेता हूँ। जी यस सर। सर, और कुछ है तो आप लीजिए। नहीं सर, इसमें और कुछ है नहीं हमारे पास। ओके ओके ओके। संजय मैडम सर तैयार हो रहे हैं, देख रहे हैं इनके हाँ सर्कुलर। बिल्कुल, जब तक जरा मैं आप पूछती तैयार होइए अपने सवाल के लिए, मैंने आपको कई बार आवाज दी। हूँ। बिल्कुल नहीं सर, मैंने मोबाइल से ही सर किया ये ना, देखिए, मेरा सीरियल चलता नंबर, आई एम सॉरी, और सिस्टम पर सीरियल नहीं नंबर चलता। 21, सीरियल नंबर 21 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017, जी सर्विसेज नरेश जी नोट प्रोवाइडेड कर बाय लीजिए। गुड्स, serial number 21 of notification 12/2017, जी services provided by goods transport agency। एक मिनट रुकिए ना, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। या services provided by goods transport agency by way of transport of goods carriage of agricultural produce। ये अड़ गया अभी, ये जो 1500 और 750 रुपीज है, ये दोनों अड़ गया अभी, ये पुराना वाला नोटिफिकेशन है। उसके बाद आ रहा है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग पल्स, flour, rice, organic manure, newspaper, magazine, relief material meant for victims of natural or man-made disaster, defense of military equipments। तो ये सब चीजें के लिए अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का कोई बिल आता है तो वो टैक्स रेट एग्जेम्प्टेड है, और इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है। जी सर। ओके ना सर, नोटिफिकेशन 12/2017। नरेश जी हो गया, सॉल्व हो गया आपका प्रॉब्लम? ठीक है सर, ठीक सॉल्व हो गया। है, शैल्या मैम अब आप बात पूछिए। हाँ सर, यस मैडम। सर मुझे ये पूछना है कि हमने जैसे अपील फाइल की हुई थी और अपील हमारी ओके प्राइमरी फेसी ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गई दोनों डिले पर, तो हम उसमें ओके 128 में जा सकते हैं? एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं आपको वापस आया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिनेशन इसके नीचे है, यही नोटिफिकेशन में नीचे है। ओके ना, ये 11/2017 में भी है, 12/2017 में भी है ये डेफिनेशन। और इसमें देखिए और थोड़ा सा छोटा प्रोसेसिंग अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस शैलजा मैडम, अब आपने जी सर। अपील एक फाइल किया है और वो अपील आपका ग्राउंड्स रिजेक्ट हो गया है,
on डिले what basis? डिले पॉइंट पर प्राइमा फेसी ग्राउंड पर हमारी रिजेक्ट हो गई अपील। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप 128 में 128 कर में अभी सकते भी हैं। 128 में अभी भी आप फाइल कर सकते हो। आपका सर, DRC 07 जो ऑर्डर है, एक मैटर हो रहा है कि हमने जो जमा किया, हमने पोर्टल पे भी जमा कर दिया, DRC 03 से भी हमने जमा कर दिया, डबल जमा कर दिया हमने IGST। तो कैन वी डबल गेट कैसे बैक करोगे? दैट? नहीं, डबल कैसे करोगे? एक बार वापस बोलिए। डबल सर ऐसा हो गया कि हमने DRC 03 से किया, उसका उन्होंने कंसिडरेशन नहीं लिया, फिर उन्होंने उस पर पोर्टल इसमें पे अपील डाल वाले दिया था में डिमांड को, तो उस डिमांड को हमने वहां से जमा कर दिया दोबारा। मैडम, जब आप तो अपील वो करोगे तब तो आप 10% ही भरोगे ना? नहीं, हमने वो जो टैक्स था, टैक्स हमने 2 बार भर दिया ना IGST, तो क्या वी कैन तो गेट बैक दैट रिफंड? हाँ मैडम, जो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है वो रिफंड तो वैसे भी आप अभी भी ले सकते हो ना, उसके लिए 128 की जरूरत ही नहीं है ना। आपने जब एक्सेस टैक्स भरा है नहीं, तो आप बिकॉज रिफंड एप्लीकेशन इंटरेस्ट पेनल्टी तो हमें उसमें जाएंगे ना 128A में, उसकी इंटरेस्ट पेनल्टी हमने नहीं जमा किया था, खाली टैक्स हाँ जमा कर दिया था, तो टैक्स 2 बार तो जमा हो गया। मैडम एक मिनट मैडम, आपने आपने जो 2 बार टैक्स जमा कर दिया है ना, उस 2 बार टैक्स के लिए आप एक बार के लिए आप रिफंड अप्लाई कर सकते हो। रिफंड एप्लीकेशन में जाओगे तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स करके एक रहेगा, उस एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के अगेंस्ट आप ये अप्लाई कर दो कि हमने 2 बार जमा कर दिया है। सेकेंड, 128A में आपका जो DRC 07 इशू हुआ है वो ऑर्डर के अगेंस्ट आप 128A में जा सकते हो, और जो DRC 03 के थ्रू पे किया है वो 3A करके वो लायबिलिटी लेजर में स्टफ कर दो। अरे क्या इनको ये नहीं करना चाहिए था कि जो अभी हम लोगों की डिमांड है पेनल्टी की और इंटरेस्ट की, एक जनरल ऑर्डर पास करके करते कि जिन पर लग चुके हैं उसका सबको वेव कर दिया जाए? ये इतना सारा इन्होंने कर दिया, SPL 0 ये भरो, मैडम ये मैडम भरो। आपको मैं बोलता हूँ, आप तो लर्नर्ड हो और आप बराबरी काम करोगे, बट मैं क्या हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा इंसान हूँ। अभी समझ लो मेरे पास समझ लो कोई एरोनियस रिफंड का केस आया, मेरे पास समझ लो फ्रॉड का केस आया, तो ऑन द फॉर्म, ऑन टोटल लायबिलिटी लेजर में किस चीज का लायबिलिटी वो नहीं होता है ना, ये एरोनियस यस रिफंड का है या ये फ्रॉड केस का है, 73 का है, कैसे मालूम पड़ेगा? यस तो यस आप जो बोल रहे हो ना, इससे अच्छा मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, जब GST काउंसिल में रिकमेंडेशन हो गया था और जब फाइनेंस बिल बजट अनाउंस हुआ था पार्लियामेंट में, तब इनको एक सर्कुलर देना चाहिए था कि आज के बाद अगर कोई ऑर्डर पास कर रहे हो 1920 का तो आप इंटरेस्ट पेनल्टी मत डालो, एटलीस्ट उतना काम बच जाता अपना 1920 का। बट 17, 18, 18, 19 तो अपने को अप्लाई करना ही पड़ेगा मैडम, वो बट मेरा इवन देन सोच था। देयर अभी भी लगा रहे हैं, वो तो पेनल्टी वगैरह सब लगा रहे हैं, अभी भी जो हाँ रह गए सब थे लगा रहे केसेस हैं, उनसे सब पे लग रहा है। सब सब थैंक यू सर, 1920 के सब ऑर्डर में पेनल्टी लगा के आया है मैडम। और इस थैंक बार यू तो सो मैंने मच। खुशी खुशी ऑर्डर लिया मैडम। ऑफिसर को बोलना था इंटरेस्ट 2 लाख डाल रहा है डाल, पेनल्टी 4 लाख डाल रहा है डाल दे। डाल दे। थैंक यू नगीन सर। गर्ग जी, क्या नगीन मैडम? गर्ग आप नगीन गर्ग जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आप ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन इस पे है 128A पे। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 61 का नोटिस आया 20-21 के लिए, ओके। तो क्या उस पर 128A एप्लीकेबल होगा? इंटरेस्ट वेवर होगा उसमें? ITC का डिफरेंस है। ITC का डिफरेंस है, ओके। हाँ, तो उसे जमा कराते समय क्या हमें उसका 128A का बेनिफिट 20-21 के लिए मिलेगा? 20-21 के लिए नहीं मिलेगा ना सर, नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। ठीक, यही बट वेट यही करो, तो आगे मिलने की संभावना है, यही चीज कंफर्म करनी थी। क्योंकि जो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बोल देता हूँ। अगर इनको अमनेस्टी स्कीम लेके आनी थी, वन टाइम स्कीम लेके आनी थी ना, तो ये बाय वे ऑफ सर्कुलर, बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन लेके आ सकते थे। बट इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर और सेक्शन एक नया लेके आ गए और उसका रूल भी लेके आ गए। इसका मतलब यही है कि कभी भी अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरे को इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर देना है, तब सिर्फ ईयर्स ऐड कर देंगे और पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भाई इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर देना चाहिए, तब दे सकते हैं। तो ये जो सेक्शन और रूल आने के कारण मुझे लग रहा है कि दिस में एक्सटेंड फॉर फर्दर 1 ईयर और फर्दर 2 ईयर्स, 2 साल 4 साल कभी भी हो सकता है, या इलेक्शन के टाइम पे भी हो सकता है सर। गरिमा मैडम, गरिमा बेटा चलो। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बेटा। यस यस मैडम।
Hello, Vishal sir. The session was really good, although I do not have much questions about it because it was ज़्यादा update नहीं है अभी इस पे लेके. थैंक यू I just had to ask, GSTR 9 का अगर हमारा P21 हमने नहीं फाइल किया है, तो लीगल implications क्या हो सकते हैं? पढ़ें जीएसटी 9 GSTR आपने बीसी किसका फाइल अगर नहीं किया हमने फाइल नहीं किया है 2021 के लिए, तो what can be the legal implications या penalty maximum क्या हो सकती है? लेट फी तो चालू है, हाँ, which will be maximum up to 0.25% of the turnover. It is 0.25 in general. It's not that 0.25 CGST and NCST. It's 0.25 of the turnover in general. No, 0.25 CGST is this. Yeah. Okay. और जनरल पेनल्टी 50,000 रुपए मैक्सिमम. General penalty is 50,000. This is based on section 125 or any other section. 125, nothing else. Okay. Also, one more thing that I had to ask, GSTR 9, is it for evading tax or is it non-compliance of a particular? Pardon? Like, अगर हम GSTR 9 नहीं फाइल कर रहे हैं, तो is it a part of non-compliance या ये default of filing a return consider किया जाता है? Non-compliance वाला. Non-compliance का. Non-compliance. Okay. Thank you. Because you are mandated to file an annual return since your turnover is about 2 crores. So it is clear-cut non-compliance. Okay, actually, because the officers The have been saying penalty that can also be avoided. It is not like that penalty is fixed, madam. I'm sorry. The penalty is also not fixed. आपने जो मैक्सिमम बोला, मैक्सिमम क्या हिट हो सकता है, उसके लिए मैंने बोला 50,000 रुपए. जरूरी नहीं आपको पेनल्टी लगेगा. आपको नोटिस आते हैं, आप अगर फाइल कर दिए तो ऑफिसर पेनल्टी के बिना भी छोड़ सकता है. या अनदर थिंग. राहुल यादव जी पूछिए. राहुल यादव आजमगढ़. जी सर. GSTR 9 को कंसीडर नहीं करते हैं. फॉर राहुल जी सवाल पूछिए अपना. अभी सर एक हमारी पार्टी है सर आजमगढ़ में. आई एम नॉट फेमिलियर विद द एरिया. आजमगढ़ सर उत्तर प्रदेश पड़ता है, यूपी. हाँ, यूपी, ठीक है. और उसने सर आपके यहाँ चेन्नई में भी एक रजिस्ट्रेशन उसने ले रखा हुआ है एज ए कॉन्ट्रैक्टर. कभी भी हमें रेफर कर सकते हो. अभी सर रिक्वेस्ट के साथ आपका सर कांटेक्ट नंबर भी मुझे चाहिए. कुछ इंफॉर्मेशन है जो कांटेक्ट से बात कर लूंगा सर. जरूर सर, जरूर. तो वहां से सर उस पार्टी ने जो भी जीएसटी वहां पे दो सर, एक कर्नाटका में जीएसटी लगा, एक चेन्नई में ले रखा है, 2 जगह. लेकिन बट उसने सर जो चेन्नई में जीएसटी अपना जनरेट किया है उस पर किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं किया. ठीक है. और उसको मतलब उसको याद भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जीएसटी अप्लाई किया हुआ. उसका अकाउंटेंट ने जारी कर जी. तो उसने वहाँ के डिपार्टमेंट ने सर 17-18 में उसने नोटिस इशू किया एज ए पैन के अकॉर्डिंग आपने इतना टर्नओवर किया हुआ है, जबकि आपका रिटर्न कोई फाइल नहीं है रिलेटेड मान के. और उन्होंने पेनाल्टी और टैक्स इम्पोज कर दिया, DRC 07 भी कर दिया. कोई रिस्पांस नहीं हुआ. बाई पोस्ट मेल मतलब परमानेंट एड्रेस पे उनको बाई पोस्ट रिसीविंग मिला हुआ है उस DRC 07. और उसकी सर अपील की भी डेट टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है. उस केस में क्या होगा सर? अभी आपका क्लाइंट चेन्नई में एक्टिव है कि कैंसिल है? सर चेन्नई में उसका जीएसटी कैंसिल है. मतलब वर्क तो सर उसका यूपी में हो रहा है. वो समझ गया. चेन्नई में कैंसिल है? जी चेन्नई में कैंसिल है सर. जी आपको मेरे हिसाब से आप अगर रिट पिटीशन डायरेक्ट जाओगे तो आपका काम हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट में. सर वो अपील जाएंगे या फिर अपील आप जाओगे तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट 4 महीने हो गए हैं. तो आप अपील जाओ, अपील का रिजेक्शन ऑर्डर लोगे और उसके अगेंस्ट आप रिट पिटीशन जाओगे तो रिट पिटीशन ये बोलेगा कि अपील एक्सेप्ट करे या नहीं करे. इससे अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट ऑर्डर को चैलेंज करो कि ऑर्डर जो पास किया वो बेसलेस है विदाउट कंसिडरिंग द एनुअल टर्नओवर. तो ऑर्डर वापस री एडजुडिकेशन के लिए ऑफिसर के पास आएगा. जब री एडजुडिकेशन के लिए आएगा तब आप पूरा ऑल ओवर इंडिया का बैलेंस शीट दे देना और उसमें बोल देना चेन्नई का इतना ही टर्नओवर है या 0 टर्नओवर है, बाकी स्टेट का इतना टर्नओवर है. तो आपका ऑर्डर डायरेक्टली वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन एक चीज ये कहूंगा सर कि जो मुझे रिसीव हुआ है बाय पोस्ट
जो मान लीजिए जो मेल से हुआ उससे हमारा टाइम लिमिट तो वो हो गया, डिनाई हो गया, उससे मैं अपील नहीं करता। लेकिन जो बाय पोस्ट रिसीव हुआ उससे तो मैं अपील को अपने स्टैंड कर ही सकता हूँ, क्योंकि वो कर सकते हो, क्योंकि बट जब मुझे आपका अपील का सूचना एक्सेप्टेंस होगा ना, जब आपका अपील का एक्सेप्टेंस होगा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला क्या बोलेगा, दे विल गो इनटू रूल, मेरे ख्याल से 90 में कुछ रूल है, wherein it says that electronic service of order is also deemed service. जी। So उस केस में आपका वीक हो जाएगा सर। और आपको जो फिजिकल आया होगा ना, मेरे को जब तक नॉलेज है चेन्नई में फिजिकल सिर्फ रिकवरी नोटिस दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। ऑर्डर डालने के 3 महीने के बाद जब रिकवरी नोटिस आता है ना, वो रिकवरी नोटिस फिजिकल दे रहे हैं, उसके साथ वो ऑर्डर अटैच रहेगा। अच्छा अच्छा, तो आप ये देखिए कि रिकवरी नोटिस आया है कि ऑर्डर आया है। अच्छा ठीक है, मैं उसको सर। और राहुल जी काम करिएगा, राहुल जी काम अगर अपील भी जाओगे तो आपको 10% भरना पड़ेगा। राहुल जी काम 10% करिएगा। भरोगे, आप अपील जीत जाओगे, वापस रिफंड ही आएगा। विशाल सर, नहीं एक मिनट अजय जी, एक मिनट रहिए। राहुल जी एक काम मिनट, इनका करिएगा। परमिशन से तो इनके लिए जीएसटी छाड़ा, एक तो मन की बात बोलनी है आप दोनों के लिए। यस सर। रिक्वेस्ट है विशाल सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोले दीजिए मेरे को। हर्ष शर्मा जी और के मेहनत के कारण आज पूरा हिंदुस्तान में एक हीरा खोज के लाए हैं विशाल सर को। हर्ष अंकल को हमेशा कहूंगा कि विशाल सर को हमेशा याद रखेंगे और हमारे वेबिनार में जरूर से जरूर बुलाएं। हर्ष सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ज्ञान के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल जी जी सर, काम करिएगा। वेबिनार के बाद आप मंडे को नंबर ले लीजिएगा, सर आवाज ब्लॉक क्या करें सर? सर अपन बाद में डिस्कस करेंगे राहुल जी। सर कांटेक्ट नंबर सर आपका सर मिल जाए तो सर ने या लिखा मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा हर्ष सर के साथ। जी सर, जी सर। मुझसे ले लीजिएगा सर का नंबर। आप मंडे को आप प्रांजल शुक्ला से बात कर लीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और रिट दायर कर दीजिए इस केस में। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो स्टैंड नहीं होगा सर, चेन्नई का ऑर्डर है। चेन्नई हाई कोर्ट में सर करना पड़ेगा ना। चेन्नई हाई कोर्ट में करना सर बैठे फिर, तो इसीलिए सर का सर नंबर कांटेक्ट ले रहा हूँ सर, जो हमारा घर की बात है। अब तो घर की बात है सर। जी जी जस्ट एक लास्ट सवाल ले लेते हैं अमित जी। सर एक ये अमित खंडेलवाल जी का एक क्वेश्चन रह गया बस, और किसी का नहीं सर। यस, हेलो अमित सवाल पूछिए अपना। बोलिए सर। हाँ, बस एक राय थी भी छोटी सी, जैसे मेरा 2019-20 का एक केस था। ओके, हेलो, अब बोलिए मम्मी जी। हाँ मैं कह रहा सर एक केस था मेरा 2019-20 का। ठीक है सर। 193 के सर्कुलर के हिसाब से आईटीसी का बेनिफिट न देके ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है। अब 2 ऑप्शन मेरे पास कि मैं अपील करूं या फिर एमएसटी स्कीम में जाऊं। ओके, अब अमाउंट है लगभग 5 लाख रुपए का, ठीक है। जिसमें सेस भी है 4.5 लाख रुपए का। ओके, और जो पेपर है मैंने कि क्लाइंट जिसके जो परचेजर है, सप्लायर है, उसने सब कैश में सब जमा कर दिया, सीएसआईडी भी सब बिल सब कुछ दे रखा है, क्योंकि ठीक है। 193 सर्कुलर जो आड़े आ गया तो उसका बेनिफिट दिया नहीं। ठीक है। तो आपकी क्या राय, क्या करना चाहिए, अपील फाइल करें या कहाँ से? अपील सर, 120 डेज ऑफ सोचने की जरूरत नहीं है सर। 5 लाख रुपए क्यों भरोगे? जैसे सर अपील फाइल हम करते हैं और 31 मार्च से पहले हमारा डिस्पोजल होता है, चाहे इधर या उधर, तो क्या बेनिफिट ले सकते हैं कोई? सो इधर एक है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है और उस ऑर्डर में आपको समझ लो कि आपको पार्शियल चीजों पे आपको लिटिगेट करना है और पार्शियल चीजों पे आपको 120 डे में जाना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपील इमीडिएट फाइल करो। अगर ऑफिसर आपका जानकार अपील ऑफिसर इमीडिएट हियरिंग डालेगा, हियरिंग में आप आपका पूरा डिटेल दो, जो आपको पॉइंट एक्सेप्ट कराना है एक्सेप्ट करा दो, अपील ऑर्डर ले लो। वो अपील ऑर्डर के अगेंस्ट आप 120 डे जा सकते हो। आपके पास अपील ऑर्डर लेने का टाइम 30 मार्च तक है सर। 30 मार्च को भी आप अपील ऑर्डर ले लो, 31 मार्च को आप टैक्स पेमेंट कर दो, उसके बाद तो 3 महीने तक आप SPL 02 फॉर्म फाइल कर सकते हो। कर सकते हैं ट्राई। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है सर। तो आपके केस में आपने जो बोले ना 4.5 लाख और 50,000, तो आप 4.5 लाख रुपए अलाउ करा दो बाय वे ऑफ सर्कुलर 193 इन अपील। 50,000 रुपए वो सस्टेन करेगा अपील ऑर्डर। उस 50,000 को आप 128 ए में स्पेशल फॉर्म में भर दो 50,000 को, और इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ले लो।
बस एक और बट जैसे 3A बट मेरे हिसाब से है ना, 4 महीने में ये सब चीजें होगा क्या, वो थोड़ा सा आपको देखना। बट पुराने अगर कोई अपील के केस है, मेक श्योर वो अपील आप 31 मार्च 2025 के पहले आप खत्म कर दो, ताकि आपको 128 में जाना है या नहीं जाना आप डिसाइड कर सकते हो। नहीं जैसे वो सामने अपनी फाइल कर दी और इस बीच में मान लो क्लाइंट कहता है कि ना वकील साहब जमा करो निपटा दो, तो क्या उस समय विड्रॉ करके कर सकते हैं हाँ, बीच विड्रॉ में? तो वो तो ऑप्शन ही है ना सर, चाहे अपील लेवल में हो या ट्राइब्यूनल लेवल में हो या हाई कोर्ट में हो, आप विड्रॉ करके 128 में आ सकते हो कभी भी। ठीक बट ठीक है। 128 फाइल करने के पहले आपको विड्रॉल लेटर देना पड़ेगा वहां पे, हाँ वो तो सर ही देना ही पड़ेगा। बस। ठीक है, थैंक यू। बट मेरे हिसाब से आपके केस में नहीं जाना चाहिए, आप विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? विड्रॉ नहीं करना चाहिए सर। ठीक। जब आपके पास 4.5 लाख रुपए का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो 5 लाख रुपए भर के मतलब क्या गवर्नमेंट को। नहीं नहीं कंप्लीट पेपर है, उसके सारे एविडेंस है मेरे पास। हाँ, तो आराम से आप अपील करो ना सर, 2 साल भी लगने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट नहीं लागू है, पेनल्टी नहीं लागू है, टैक्स पूरा जीरो होने वाला है, तो आपको टेंशन जी नहीं है जी। ना। नहीं नहीं। यस चलिए सर। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अब सर। आज का सर वोट ने भी सर, अभी से 1 सेकंड सर, अभी और लेंगे आप। आज के वोटर थैंक्स के लिए मैं अब पृथ्वी असोल बैतूल मध्य प्रदेश से बुलाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। ये पृथ्वी आज सर का वोटर थैंक्स आप करेंगे, जी सर। और इसके सभी बाद राष्ट्रगान आप करेंगे। राष्ट्रगान के समय मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट पे प्लीज खड़े हो जाएं, और कृपया अपने माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा सर, माइक्रोफोन म्यूट करके राष्ट्रगान करें आप सब। जी सर, सभी मित्रगणों को मेरा नमस्कार। समापन की इस पावन सी सुंदर सी बेला में मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा श्री हर्ष शर्मा जी को, जिन्होंने ये मुझे शो अवसर प्रदान किया। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने सभी मित्र अधिवक्ता गणों की ओर से तथा अपनी ओर से श्री विशाल वी जैन साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी आज मधुर और सुंदर सी वाणी ने हमें आज इतना ज्ञान दिया है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद अपनी ओर से बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था, बहुत स्पष्ट बताया सर आज सेशन के लिए। हमारे सभी अधिवक्ताओं का जो इसमें जुड़े हैं और जो बाद में भी यूट्यूब वगैरह से सुने, उनके लिए उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार सर। इस इसके बाद मैं श्री हमारे मित्र अंकित गर्ग जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अभी अधिवक्ताओं गण की ओर से, क्योंकि वो भी सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारा हर सप्ताह ज्ञानार्जन करते हैं सर। इस पावन बेला में मैं श्री शैलेश विश्वकर्मा जी का भी धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसके अलावा सभी जो अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, उनका भी आभार और सभी को साधुवाद। इसके अलावा सर मैं चाहूँगा श्री हमारे सभी अधिवक्ताओं की ओर से हमारी वेबिनार के ये सुंदर का साथ जो सेशन चलता है और हमारे को जो ज्ञानार्जन कराते हैं, हमारे सबके प्रिय श्री हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और हर सप्ताह हमारे लिए एक सुंदर सा सब्जेक्ट लेकर हमारा ज्ञान अर्जन करते हैं। उनका बहुत बहुत हम अधिवक्ताओं की ओर से आभार। इसके अलावा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन एमपी और इसके अलावा नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एमपी, इसके उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, इन सभी का आभार सर। और इसके अलावा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सभी मित्रगण अधिवक्ता बंधु जो आज इस सुंदर से सेशन में जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से विनती करना चाहूँगा कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल गंगा जमुना उच्छल जलधि तरंगा,
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। सभी का धन्यवाद। ओवर टू यू सर शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर अगले सप्ताह फिर नए टॉपिक के साथ, नए गुरु के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, बाय बाय। विशाल सर, हाईली ऑब्लाइज सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहा सर आज आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। जितना आपने मेहनत करके सर पढ़ाया सब लोगों को, आई एम हाईली ऑब्लाइज सर। सर कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर पीपीटी सर मेरे आप मेरे नंबर पर शेयर कर दें तो हम लोगों को सर पीपीटी भिजवा दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा सर। दूसरा सर, केस लॉ के लिए जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया सर, अगर केस लॉ दे दीजिए श्योर सर, श्योर सर को दे देंगे तो हमें मिल थैंक यू जाएगा। सर। थैंक यू।